हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरे दोस्तों, आज के इस फोर्थ मैराथन क्लास में मैं आपको सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं। और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मैं हूं आदिल रशीद। देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको 1 2 3 अक्टूबर का बताया कि इस दिन क्लासेस नहीं होंगे, आप घबराओ मत। मैं ट्राई करूंगा एक ही क्लास लेने की, बट जो बाकी डेज बचते हैं ना, उनमें मैं आपको 3 3 4 4 क्लासेस पर डे लूंगा। आपका सिलेबस में कंप्लीट करके दूंगा, आप घबराना नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे ये बताओ, जो 9 अक्टूबर का डेट है ना, क्या ये कन्फर्म है? क्या आपका जो रिटर्न है वो कंफर्म 9 अक्टूबर को ही है क्या? मुझे बताना, ठीक है। तो मैं भी फिर उसी अकॉर्डिंग चलूंगा। चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमें देखने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और उनके यूजेस। अगर मेरे दोस्तों अल्टीमीटर की बात करेंगे, तो अल्टीमीटर को हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? फॉर मेजरिंग आल्टीट्यूड्स। इसको एयरक्राफ्ट्स, एयरप्लेन्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेजरिंग आल्टीट्यूड्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे एमीमीटर की, एमीमीटर कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एनीमोमीटर का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? इट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, ठीक है। विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं इन सर्कल करूंगा, ठीक है। ऑडिमीटर कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगर आपसे कोई पूछेगा, ये बताइए बैरोग्राफ, बैरोग्राफ कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? बैरोग्राफ कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए बैरोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको अब पूछा जाएगा बैरोमीटर का, तो बैरोमीटर का भी आप याद रखना, इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? ये छोड़ दो, ये नहीं आएगा, ठीक है। और क्या आएगा इसमें से? अच्छा, कैलोरीमीटर जो है ना, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? फॉर मेजरिंग क्वांटिटीज ऑफ हीट। कार्डियोग्राम का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? ट्रेसेस मूवमेंट्स ऑफ हार्ट एंड रिकॉर्डेड ऑन द कार्डियोग्राफ, ठीक है। देख लीजिए, जो हार्ट का जो मूवमेंट है ना, हार्ट का मूवमेंट जो है, उसको कौन रिकॉर्ड करता है? वो किससे रिकॉर्ड किया जाता है? कार्डियोग्राम से, ठीक है। और वो उसकी जो रीडिंग है ना, हार्ट की जो रीडिंग है मूवमेंट की, वो कार्डियोग्राफ पे आती है, ठीक है। अच्छा, और क्या है? शबाश। क्रायोमीटर, क्रायोमीटर टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर्स। याद रखना, क्रायोमीटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर होंगे, वेरी लो टेम्परेचर जो होगा, ठीक है। अच्छा, डायनामोमीटर जो है, डायनामोमीटर, डायनामोमीटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पावर। याद रखना, पावर अलग है, करंट अलग है, ठीक। और क्या है? अच्छा, डायनामो, डायनामो का जो है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रख लीजिएगा, डायनामो का काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, और क्या बचता है? शाबाश। इंडास्कोप का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इंडास्कोप टू एग्जामाइन इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी। आपने देखा होगा ना, ये एक मतलब एक स्टिक जैसी होती है, एक वायर होती है, उसके सामने कैमरा लगा हुआ होता है, और उसको फिर अंदर डाला जाता है स्टोमक वगैरह में, इंटेस्टाइन्स वगैरह में, तो इंडास्कोपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इंडास्कोप कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी। फैथोमीटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशन, ठीक है। सबमरीन में फैथोमीटर लगाया जाता है, ठीक है। ये क्या मेजर करता है? डेप्थ ऑफ ओशन, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? गैल्वेनोमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। हाइड्रोमीटर कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हाईग्रोमीटर जो है, इट मेजर्स ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है। चलिए, शाबाश। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इट डिटरमाइंस प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। मिल्क की प्योरिटी कौन डिटरमाइन करता है? किससे डिटरमाइन किया जाता है? लैक्टोमीटर से। माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं? टू ऑब्टेन ए मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो हमें आंख से अच्छे से नहीं दिखते हैं, उनको हम किस इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं? माइक्रोस्कोप से, ठीक है। मैनोमीटर कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? मेजर्स प्रेशर ऑफ गैसेस, मैनोमीटर मेजर्स प्रेशर ऑफ गैसेस। पायरोमीटर, पायरोमीटर का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? इट मेजर्स हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर स्पेशली इन फर्नेस एंड किलनस, ठीक है। तो आप इतना ही याद रखना, पायरोमीटर का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। एक होता है क्रायोस्कोप मीटर, उसको हम बोला था ऊपर मैंने आपको शायद, हाँ, एक सेकंड रिवाइज भी होगा, सॉरी, क्रायोमीटर, ठीक है। एक है क्रायोमीटर, क्रायोमीटर लो टेम्परेचर मेजर करता है, क्रायोमीटर, ठीक है। और दूसरा क्या है? पायरोमीटर, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक है।
नेक्स्ट, ओडोमीटर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? ओडोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, बाइसाइकिल और ए कार, यानी कि कार्स में जो लगाई जाती है ना, कार्स में जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिससे मतलब रीडिंग वहाँ पे आपको देखती हैं कि कितने किलोमीटर्स आपने निकाले, तो वो क्या होता है? वो ओडोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, अच्छा, रेन गेज और रेन गॉग पड़ी एक ही बात है। रेन गेज जो है ये एक अपैरेटस है जो रिकॉर्ड करता है रेनफॉल एट ए पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, जो मेजर करता है क्या? रेनफॉल। सैलिनोमीटर किस में इस्तेमाल किया जाता है? फॉर डिटरमाइनिंग द सैलिनिटी ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। स्फैग्मोमेनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ब्लड प्रेशर, इस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। सीस्मोग्राफ से क्या किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक्स, ठीक है, इससे डिटेक्ट किया जाता है अर्थक्वेक हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। सीस्मोग्राफ से पता चलता है कि वाइब्रेशंस हुई हैं, अर्थक्वेक हुआ है या नहीं हुआ, वो किससे पता चलता है? सीस्मोग्राफ से वो पता चलता है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस किस में इस्तेमाल किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस इट्स यूज्ड टू मेजर वेट्स। टेलीस्कोप आपको पता ही है ना, इससे हमें दूर की चीजें दिखती हैं। यूज इट फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम स्टार्स को देखते हैं, बाकी जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह है उनको देखते हैं हम टेलीस्कोप से ही। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इससे मेजर मतलब डिटेक्ट की जाती हैं। वोल्टमीटर से क्या किया जाता है? इट मेजर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है वो कौन सा अपैरेटस मेजर करता है? उसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो कौन मेजर करता है? विस्कोमीटर। वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो किससे मेजर की जाती हैं? वेव मीटर से। अब हम देखेंगे कुछ ऐसा यूनिट्स, कुछ क्वांटिटीज के। अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ का मीटर है ऐसा यूनिट, मास का केजी है, दैट्स किलोग्राम, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? एम्पियर, याद रखना है, एम्पियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का है क्या है? केल्विन, नॉट सेल्सियस। अगर आपसे कोई पूछेगा टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो है केल्विन, वो सेल्सियस नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? वो है मूल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है मेरे दोस्तों? दैट इज कैंडिला, याद रखना। कैंडिला किसका ऐसा यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। एरिया की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या आएगा? स्क्वायर मीटर। वेलोसिटी की क्या है? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने आपको सिखाया भी है कि हम ये जो ऐसा यूनिट है ये हम एरिया, डेंसिटी, वर्क वगैरह की ये हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम की या एरिया की, ठीक है, तो ये कैसे आएगा? एरिया किसके बराबर होता है? एरिया किसके बराबर होता है? एक सेकेंड, एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेडथ के बराबर। लेंथ किस में हम मेजर करते हैं? लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और ब्रेडथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो एम इंटू एम कितना हो गया? एम स्क्वायर, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, यहाँ जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर एक ही बात है ये, तो ये स्क्वायर मीटर है। अगर आपसे कोई पूछेगा फॉर एग्जाम्पल एरिया जो है वो हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। ये मैं आपको सिखाता हूँ कि ऐसा यूनिट आपको कैसे पता चलते हैं इनके। तो लेंथ हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। ब्रेडथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में ही हम मतलब मेजर करते हैं ना। ऐसा यूनिट लेंथ का, ब्रेडथ का, हाइट का मीटर ही आएगा ना, ठीक है। तो ये क्या आएगा? ये आएगा ना मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर हो गया ना, क्यूब मीटर या क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब एक ही बात है, ठीक है। कुछ भी पढ़ो तो क्यूबिक मीटर इसका आ गया, वॉल्यूम का भी, ठीक है। इस तरीके से बाकी का भी आप निकाल सकते हो अगर आपको फार्मूला पता होगी तो, ठीक है। तो देख लीजिए एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी का क्या है? केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब किसका है? शाबाश, डेंसिटी का। अच्छा, वर्क और एनर्जी याद रख लीजिएगा। मैं आपको एक पॉइंट यहां पे बता दूंगा, वर्क और एनर्जी जो है ना, इन दोनों का ऐसा यूनिट सेम है। आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा, कभी कभार मार्क टेस्ट में मैं पूछूंगा जरूर आपको एक क्वेश्चन कि ये बताइए वर्क और एनर्जी जो है, या आपसे पूछा जाएगा ये बताइए इनमें से ऐसी कौन सी दो क्वांटिटीज हैं जिनका ऐसा यूनिट सेम है। तो वो कौन है? वो है वर्क एंड एनर्जी, जिसका क्या है? दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो है जूल। वर्क का भी जूल, एनर्जी का भी जूल। इसी तरीके से जो फोर्स और वेट है ना, फोर्स और वेट का भी सेम ऐसा यूनिट है, दैट इज न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। अगर हम प्रेशर की बात करेंगे मेरे दोस्तों, प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल। फ्रीक्वेंसी का क्या है? हर्ट्ज। पावर का क्या है? वाट। पावर का वाट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स का क्या है? इम्पल्स का क्या है? न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी का क्या है? रेडियन
पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, कूलम्ब है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट। कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटर्स आपने पढ़े होंगे 11th 12th में, अगर किसी ने पढ़े होंगे, किसी का अगर मेडिकल होगा तो कैपेसिटेंस का क्या है, फैराड। इंडक्टेंस छोड़ दीजिए आप, हाँ याद रखना, इंडक्टेंस भी का इसका क्या है, हेनरी। रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, रिएक्टेंस, इन सभी का क्या है, एक ही है, दैट्स ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, रिएक्टेंस जो इनका ओम है, ऐसा यूनिट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इनमें से, और कैपेसिटेंस। अच्छा, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का क्या है, साइमनस। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स इन डेंसिटी का क्या है, टेस्ला। हीट का क्या है, जूल। याद रख लीजिएगा, मैंने आपको ऊपर बोला, एक तो हीट है और दूसरा एनर्जी है और वर्क है। अब इसका मतलब है तीन क्वांटिटीज का सेम ऐसा यूनिट है, दैट इज हीट। यहां पे आप देख सकते हो हीट, हीट, वर्क और एनर्जी, इन तीनों का एक है, दैट इज जूल। एंगल का क्या है, एंगल, प्लेन एंगल का क्या है, शाबाश, रेडियन। रेडियो एक्टिविटी का क्या है, बैकरल। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिन। मोमेंटम का क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। टॉर्क का क्या है, न्यूटन मीटर। स्पेसिफिक हीट का क्या है, जूल पर किलोग्राम केल्विन। चलिए, वैसे आपको ये वाले नहीं पूछे जाएंगे, ये और ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये पूछ सकते हैं ये वाले। अब है कुछ कॉमन एंड केमिकल नेम्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। मैंने केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ाए हैं। अगर हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की, आपसे ये इसका पूछा जा सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है, ये थोड़ा सा आसान है ना, पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड का CO है और इसका कॉमन नेम क्या है, क्विकलाइम। क्विकलाइम किसको हम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका क्या है, CaOH2। सिलिकेट लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। लाइमस्टोन हम किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। ट्राइक्लोरोमीथेन हम किसको बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म को। सोडियम बोरेट हम किसको बोलते हैं, बोरेक्स को। ठीक है, ये इनके कुछ मतलब ये इनका केमिकल नेम है, ठीक है, जो साइंटिफिकली इनका नेम है, और ये इनका कॉमन नेम है जो हम बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, सोडियम बोरेट का क्या है, बोरेक्स। कैल्शियम ऑक्सी हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या है, बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का क्या है, वॉशिंग सोडा। कैल्शियम सल्फोएट हेमीहाइड्रेट का क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा ना इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम। ठीक है, एसिटिक एसिड कौन है, विनेगर। ये सभी इंपॉर्टेंट है अभी तक, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके बाद बताऊंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको बार बार रिवाइज करनी है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, सिलिकॉन ऑक्साइड, सैंड को हम बोलते हैं। मीथेन को हम मार्श गैस बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। तो याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड का फुल फार्मूला जो है वो आपको याद रखना है, और मीथेन का भी याद रखना। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम हैवी वाटर बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला CO2 ही है, और ड्राई आइस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम चाक बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर है ये वाला। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रल बोलते हैं, विट्रायल। जिंक सल्फेट को हम व्हाइट विट्रायल बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रायल बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट को हम पोटाश ऐश बोलते हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड को हम कैलोमेल बोलते हैं। सक्रोज को हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट को हम ल्यूनर कास्टिक बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल को हम अल्कोहल ही बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम माउरिएटिक एसिड बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस बोलते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है देख लीजिए, एक आप याद रखना, इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप यहां पे ये देख रहे हो ना, एक सेकंड, ये क्विक लाइम, सिलेक्टेड लाइम, लाइमस्टोन, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिप्सम है, लाफिंग गैस है, और क्या है, शबाश, लाफिंग गैस, एक सेकेंड, और इसमें आप देख रहे होंगे नाइट्रिक एसिड है कहीं पे, नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना, ये वाला, ये वाला, और बस काफी है ये। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एलाइज। ठीक है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। तो सोल्डर जो है ना, सोल्डर किस एलाई को हम बोलते हैं, सोल्डर में क्या क्या चीजें होती हैं। सोल्डर, जब लेड और टिन मिलता है ना, तो वहां पे एक नया एलाई बनता है जिसको हम बोलते हैं सोल्डर। ब्रास, कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है, यानी कि ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक की कॉम्बिनेशन। स्टेनलेस स्टील जो है मेरे दोस्तों, स्टेनलेस स्टील में किसकी कॉम्बिनेशन होती है, आयरन, क्रोमियम और निकल की। ठीक है, ब्रोंज में किसकी होती है, कॉपर और टिन की। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है, जर्मन गन मेटल, गन मेटल में होता है कॉपर, टिन और जिंक।
जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, जिंक और निकल। और क्या होता है शाबाश, बस ये इतना ही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों है एक याद रखना, इस ब्रास का, स्टेनलेस स्टील का, ब्रोंज का और जर्मन सिल्वर और घन मेटल का। ठीक है, ये वाली तीन जो है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तीन। विटामिन एंड केमिकल नेम। ठीक है, आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, देख लीजिए। जो के कीड़ा आप याद रखना, KEDA, विटामिन कीड़ा, दैट इज विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। कीड़ा, कीड़ा इसका एक ट्रिक है, विटामिन कीड़ा। कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो चार विटामिन हैं इनको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। क्या इनको हम बोलते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। तो बाकी जो रहते हैं जैसे विटामिन सी हैं और विटामिन बी कम्प्लेक्स हैं, B1, B12, B11 वगैरह जो हैं, वो सभी के सभी क्या है, वो सभी के सभी वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। अब हो गया क्लियर, वाटर सॉल्युबल कौन है और फैट सॉल्युबल कौन है, ऊपर लिखा भी गया है। अच्छा देख लीजिए, विटामिन के कुछ केमिकल नेम्स हम पढ़ेंगे। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, B5 को पैंथोनिक एसिड कहा जाता है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, और क्या बचता है, B3 को निएसिन और निकोटोनिक एसिड कहा जाता है, B7 को बायोटिन कहा जाता है, B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, B12 को कोबालामिन, ठीक है, कोबालामिन कहा जाता है। और क्या है शाबाश, सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, डी को कैल्सिफेरॉल कहा जाता है, ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है और विटामिन के को फाइलोक्विनिन कहा जाता है। इसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है B9 है, विटामिन के है और विटामिन सी है, ठीक है, और कौन है शाबाश, और विटामिन ए हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मतलब मुझे लगता है कि इनमें से कोई पूछा जा सकता है क्योंकि ये मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं। डिजीज डिसऑर्डर्स काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, विटामिन ए से कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज, ठीक है। विटामिन सी से कौन सी डिजीज होती है, सक्रीवी की डिजीज। विटामिन डी से रिकेटस और ऑस्टियोमेलेशिया होता है, ठीक है, यानी कि बून डिजीज हैं ये दोनों। विटामिन ई से कौन सी डिजीज होती हैं, देख लीजिए, एक इसमें आप याद रखना है रिप्रोडक्टिव फेल्यूर। सबसे पहले अगर आपको यही यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेंसी, ठीक है। इम्पोर्टेंसी अगर आपसे पूछा जाएगा इम्पोर्टेंसी किस चीज से होती है, तो वो भी डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई से होती हैं, ठीक है। तो विटामिन ई जो है मेरे दोस्त, इससे रिप्रोडक्टिव फेलियर हो सकता है, इससे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इससे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इससे हिमोलिसिस और स्टेरिलिटी हो सकती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, यानी कि नर्वस सिस्टम पे भी इससे असर पड़ सकता है। विटामिन के से क्या होता है, विटामिन के जो है ना, इट इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जब हमें जख्म लगता है ना, इंजरी जब होती है तो वहां से खून निकलता है, फिर आप देखते हो कुछ समय के बाद 2-3 मिनट के बाद खून खुद ब खुद रुकता है। वो क्यों रुकता है, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग होती है, उस क्लॉटिंग में विटामिन के का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो विटामिन के इज यूज्ड फॉर, इट्स एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो अगर अब विटामिन के की डिफिशिएंसी होगी, अगर विटामिन के बॉडी में नहीं होगा तो वहां पे नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होगा, यानी कि ब्लड क्लॉटस अच्छे से नहीं होगा, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। जब आपकी इंजरी होगी तो आपका खून कंटिन्यूसली बहेगा और हेमरेज हो सकता है। विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है, ठीक है। विटामिन B2 से क्या होता है, एरिवोफ्लेवोनोसिस, ये नहीं पूछा जाएगा। विटामिन B3 से प्लेगरा होता है, ये याद रखना, ठीक है। वैसे ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन B5 से एक्नी होती है, ठीक है, ये वाला नहीं याद रखना। B6 से क्या होता है, पिंक आई होता है, एपिलिप्सी होती है, डिप्रेशन एंड कंफ्यूजन होता है, ठीक है, और माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होता है, इसमें आप पिंक आई याद रखना और एपिलिप्सी बस, ठीक है। विटामिन B7 से क्या होता है, ग्रोथ एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन इन्फेंट्स, यानी कि विटामिन B7 इन्फेंट्स को जरूर देना चाहिए। B9 से क्या होता है, शाबाश, मैक्रोसिस्टिक एनीमिया। डिफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद बर्थ डिफेक्ट्स, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको B9 जरूर देना चाहिए अच्छी क्वांटिटी में, सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी में उसको B9 मिलना चाहिए। अगर उसको नहीं मिलेगा ना तो प्रेगनेंसी के बाद उसका जो बेबी जो जिसकी बर्थ होती है तो उसमें डिफेक्ट्स होते हैं, सो इसलिए B9 देना चाहिए। B12 से क्या होता है, छोड़ दो इसको। कैल्शियम एंड टूथ डिके किससे होता है, जब कैल्शियम लेवल कम होती है ना बॉडी में तो इससे बून एंड टूथ डिके होता है, अक्सर जॉइंट पेन होती है, ठीक है। आयोडीन की डिफिशिएंसी से गॉइटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन की डिफिशिएंसी से एनीमिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटाशियम की डिफिशिएंसी से हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है।
बस इतना ही इसमें है पोटेशियम का, ठीक है। प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्या होता है, क्वाशिरकोर सिंड्रोम हो जाता है, क्वाशिरकोर डिजीज लग जाती है। प्रोटीन एंड एनर्जी, प्रोटीन से और एक, ठीक है, प्रोटीन से की डिफिशियंसी और एक डिजीज भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैरास्मस, ठीक है। हाय रब्बा, बहुत थक जाता हूँ मैं मैराथन में। कुछ चीज़ों का हम देखेंगे कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, यानी कि बॉटनिकल नेम, जोलॉजिकल नेम, या हम कहेंगे बायोलॉजिकल नेम। मैंगो का पता है क्या है, मैंगो का है मैग्नीफेरा इंडिका। मैंगो का क्या है बॉटनिकल नेम, या आप बता दीजिए बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम। अच्छा, बनाना का पता है क्या है, मूसा पैराडिस्कियम, ठीक है, मूसा पैराडिसियम, ठीक है, मूसा पैराडिसिकम, मूसा पैराडिसिकम। कुकुम्बर का पता क्या है, कुकुम्बर का पास पांच याद रखना है। कुकुम्बर का है कुकुमिस, कुकुमिस सेटिवस, कुकुमिस सेटिवस, ठीक है। और क्या है, ऑरेंज का क्या है, ऑरेंज का है सिट्रस ऑरेंटियम, ठीक है, सिट्रस ऑरेंटियम। अच्छा, टोमेटो का क्या है, टोमेटो का है लाइकोपेरिस कैनिस क्यूलिनेटम, ठीक है। वैसे छोड़ो, ये याद नहीं रखना। हाँ, राइस का याद रखना, ठीक है, राइस का याद रखना, ऑरेंज सिटिवा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर याद रखना आप मैंगो का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप याद रखना बनाना का, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बीच में इसमें जो आते हैं उनको छोड़ो। अच्छा, पोटैटो का याद रखना, इसका है सोलनम ट्यूबरसम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उनन का क्या है, इलियम सिपा, इंपॉर्टेंट है। और क्या है, शबाश। कैरट का क्या है, कैरट, कैरट का है डोकस कैरोटा, ठीक है, डोकस कैरोटा, ये इंपॉर्टेंट है। बस तीन चार हैं, काफी हैं ये। काफी है, बस छोड़ो। अच्छा, इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइनस, स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल्स को हम पेडोलॉजी बोलते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद यूरिनरी सिस्टम, वो ब्रांच साइंस का जिसमें सिर्फ यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा जाता है उसको हम यूरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, वो शख्स, वो पर्सन जिसने ऑस्टियोलॉजी पढ़ी होगी, जिसने मतलब बोन्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ऑस्टियोलॉजिस्ट फिर बोलेंगे, ठीक है। जिसने यूरोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा उसको हम यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे। जिसने सॉइल्स के बारे में पढ़ा होगा, जिस शख्स ने, उसको हम पीडियोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। जिसने वायरस के बारे में पढ़ा होगा उसको वायरोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जिस्ट जिस्ट फिर लास्ट पे लगता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा पर्सन हु नोज अबाउट वायरसेस, तो उसको क्या बोलेंगे, वायरोलॉजिस्ट। पर्सन हु हैज स्टडीड अबाउट वुंड्स को क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजिस्ट, ठीक है। इसी को जिस्ट लगाना है, ऑस्टियोलॉजिस्ट, जी नहीं लगाना है, जी का मतलब है मतलब स्टडी इसकी, ठीक है। लॉगी का मतलब होता है स्टडी, ऑस्टियो मीन्स बोनस, लॉगी मीन्स स्टडी, यानी कि बोनस स्टडी। स्टडी ऑफ बोनस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल, पीडियोलॉजी। स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरसेस, वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्यूनोलॉजी, ठीक है। यानी कि इम्यूनोलॉजिस्ट हम बोलेंगे उस पर्सन को, ठीक है। मसल्स, मायोलॉजी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजी। इंसेक्ट्स की स्टडी, इंटोमोलॉजी, याद रखना, इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी याद रखना। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ हेरिडिटरी, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ डिजीजेस, इटियोलॉजी, याद रखना, इटियोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीजेस को हम बोलते हैं, क्योंकि ये अलग थोड़ा सा टर्म्स है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ऑस्टियोलॉजी किसको हम बोलते हैं, बोनस की स्टडी को। ऑटोलॉजी हम किसको बोलते हैं, एयर्स, एयर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ कंडीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनीज को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ फोसिल्स, पैलिनोटोलॉजी। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गायनोकोलॉजी, इसलिए बोलते हैं हम गायनी, गायनी के पास जाएंगे, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कहते हैं ना डैडीज, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए आप, इसको भी छोड़ दीजिए आप। अच्छा, सिलिक, जो सिलिक और सिलिक वर्म्स के साथ डील करता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेरिकल्चर, ठीक है। अलगी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ अलगी, अलगी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। अच्छा, स्टडी ऑफ डिजीज, सिम्टम्स, काजेज, रेमेडी, ठीक है। डिजीज के सिम्टम्स, काजेज और ट्रीट कैसे करना है उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजी, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, फिश के साथ जो डील करता है स्टडी उसको हम पिसिकल्चर बोलते हैं। जो आइस के साथ करता है उसको हम ऑप्थोमोलॉजी बोलते हैं। जो हेवनली बॉडीज यानी कि प्लैनेट्स वगैरह के साथ जो डील करता है स्टडी उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज के साथ जो डील करता है उसको हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ह्यूमंस,
ठीक है। ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ मैन काइंड यानी कि ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, उसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी उस स्टडी को। स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है। तो स्टडी ऑफ साइनस, साइनस डीलिंग विद फंक्शन एंड डिजीज ऑफ हार्ट यानी कि हार्ट के साथ जो डील करता है उसको हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। स्किन की स्टडी को हम डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के जो मतलब स्टडी उसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। ठीक है, एंजियोलॉजी। फंजाई और फंगस, फाइकोलॉजी हम किसको बोलते हैं, याद रखना है आपको, फाइकोलॉजी हम बोलते हैं अलगी की स्टडी को, ऊपर मैंने आपको बोला। फंजाई की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ ट्यूमर यानी कि स्टडी ऑफ कैंसर, उसको हम क्या बोलते हैं, अंकोलॉजी। स्टडी ऑफ लिवर, हेपेटोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ, यह है सिलिक वर्म, यहाँ पे सिलिक वर्म, उसको हम सिरिकल्चर बोलते हैं, यह सिलिक। ठीक है। स्टडी ऑफ बॉडीली डिजीज, पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ पॉइजन, उसको हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। काफी है ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और उनके फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन जो है मेरे दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, शाबाश, एक सेकेंड। ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको सीक्रेट करता है। ग्रोथ हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है, शाबाश, कौन करता है सीक्रेट, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। और इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, जो हम देखते हैं ना ग्रोथ जो हमारी बॉडी में होती हैं, तो इसके लिए ग्रोथ हार्मोन्स लगते हैं, ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए ग्रोथ हार्मोन्स लगते हैं। तो वो कौन सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। थायरॉक्सिन कौन सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है। और थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है, पेनक्रियास सीक्रेट करता है। और इट रेगुलेट्स, हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर की लेवल जो है वो मेंटेन कौन करता है, इंसुलिन, जो सीक्रेट करता है पेनक्रियास। ग्लूकोजन को कौन सीक्रेट करता है, पेनक्रियास, इसको भी सीक्रेट करता है। ठीक है। ये भी ब्लड शुगर जो है उसकी लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकोजन। टेस्टोस्टेरोन जो है मेरे दोस्तों, इसको कौन सीक्रेट करता है, टेस्टीज। ठीक है। टेस्टीज जो स्क्रॉटम में प्रेजेंट होते हैं हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वो ये क्या होता है, एक मेल सेक्स हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन को कौन सीक्रेट करता है, इसको ओवरी सीक्रेट करते हैं। जो फीमेल्स में मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो डेवलप होती हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह जो होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, वो एस्ट्रोजन की वजह से होती हैं, इसी हार्मोन की वजह से। तो एस्ट्रोजन जो है मेरे दोस्तों को ओवरीज सीक्रेट करता है। एड्रेनलिन को कौन सीक्रेट करता है, एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, रिलीजिंग हार्मोन एक है, तो स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन जो है ये इसको कौन सीक्रेट करता है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड ही सीक्रेट करता है। सॉरी, रिलीजिंग हार्मोन जो है ना, ये एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को मतलब मैसेज देता है कि आप कुछ हार्मोन जो है वो सीक्रेट करो। वो कौन से हार्मोन्स, मतलब जो बॉडी को जरूरत होंगे तो उसी टाइम पे उसको मैसेज देता है कि इस बॉडी को ये वाले हार्मोन चाहिए, इसको सीक्रेट करो। ठीक है। प्रोलैक्टिन जो है मेरे दोस्तों, प्रोलैक्टिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सीक्रेट करता है। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, जो ब्रीस्ट मिल्क प्रोडक्शन होती है ना, ब्रीस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो होती हैं, तो वो किससे होती हैं, वो प्रोलैक्टिन से ही होती हैं। अब हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज जो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और प्रोटोजोअल डिजीज हैं। अगर हम बात करेंगे वायरल डिजीज की, तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, एडस, मीजल्स, मम्प्स, रैबीज, डेंगू फीवर, इन्फ्लुएंजा, याद रख लीजिएगा। ठीक है। ये सभी के सभी जितने मैंने नाम लिए, दैट इज चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, एडस, मीजल्स, मम्प्स, रैबीज, डेंगू फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये सभी के सभी क्या है, ये वायरल डिजीज है। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, या विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। तो चिकन पॉक्स जो है किससे होता है, ये वेरिसिला जोस्टर वायरस से होती है। ठीक है। स्मॉल पॉक्स किस वायरस से होती है, वेरियोला वायरस से होती है। कॉमन कोल्ड किस वायरस से होती है, रीनो वायरस से होती है। एडस, एडस की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट है। तो एडस किससे होती हैं, ये एचआईवी वायरस से होती हैं। एचआईवी वायरस का मतलब क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। मीजल किस वायरस से होती है, मीजल्स वायरस से। मम्पस किस वायरस से होती है, मम्पस वायरस से ही। बैबीज जो है ये किस वायरस से होती हैं, रैबीज, सॉरी ये है रैबीज। रैबीज किस वायरस से होती हैं, रैबीज वायरस से। ठीक है। अच्छा, डेंगू फीवर किससे होता है, डेंगू वायरस से। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, H1N1 वायरस से, याद रखना, H1N1 वायरस से क्या होता है, इन्फ्लुएंजा। अब कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में देखेंगे। देखिए, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, कॉलरा, लेप्रोसी, निमोनिया, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। वूपिंग कफ किससे होता है, ब्रोडीटिला पिर्टोसिस से।
डिप्थीरिया किससे होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से। कॉलरा किससे होता है? विब्रॉय कॉलरा से। लेप्रोसी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से। नमूनिया किससे होता है? स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया। टेटनस किससे होता है? शाबाश। टेटनस, टाइफाइड, टीबी और प्लेग्यू। टीबी का मतलब क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। तो टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और प्लेग्यू जो है ना मेरे दोस्तों, ये भी क्या है? ये भी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। ये भी क्या है? ये भी बैक्टीरियल डिजीज हैं, याद रखना। अच्छा देखिए, टेटनस किससे होता है? क्लॉस्ट्रोडियम टेटनाई से। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। प्लेग्यू किससे होता है? यर्सीनिया पेस्टिस से। ऐसी बात नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा। चलिए आप फंगल डिजीज देख लीजिए। फंगल डिजीज कौन कौन सी हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड पहले है प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज में आते हैं मलेरिया, एमोबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार। ठीक है, तो काला आजार किससे होता है? लिशमनिया डोनोवानी। ठीक है, लिशमनिया डोनोवानी से होता है काला आजार। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ट्राइपानोसोमा ब्रूसी से। ठीक है, एमोबिक डिसेंट्री किससे होता है? इंट एमोबा हिस्टोलिटिका से। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? एनोफिलीज मॉस्किटो से। तो इसमें याद रखना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है दैट काजेस मलेरिया। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है दैट काजेस मलेरिया। एनोफिलीज मॉस्किटो से ये स्प्रेड होती हैं। फंगल डिजीज, रिंग वर्म क्या है? ये एक फंगल डिजीज है। ठीक है, ये किसी से भी हो सकती हैं, जैसे माइक्रोस्पोरम से हो सकती हैं, ट्राइकोफाइटान से हो सकती हैं, एपिडर्मोफाइटान से हो सकती हैं। डिजीज काज्ड बाय वर्मस, जो वर्मस से होती हैं। टेप वर्म, फिलेरियसिस, पिन वर्म। टेप वर्म, फिलेरियसिस और पिन वर्म, ये कौन सी डिजीज हैं? वर्मल डिजीज। ठीक है, यानी कि जो वर्मस से होती हैं। टेप वर्म जो है ये इंटेस्टाइनस में होते हैं, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि जो हम खाते हैं, हमारे जो इंटेस्टाइनस में कुछ चीज़ें जो होती हैं ये उन पे ही डिपेंड होती हैं। कौन? टेप वर्मस। तो इट सर्वाइव्स विद इन इंटेस्टाइन ऑफ एन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन्स में भी ये होती हैं। फिलारियसिस, इट इज काज्ड बाय थ्रेड, ये किससे होता है? ये थ्रेड से होता है। देख लीजिए, फिलारियसिस भी वर्म से ही होती हैं, वो थ्रेड लाइक एक वर्म होती हैं। फिलारियसिस में क्या होता है? इस डिजीज को हम एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं, याद रखना, इसको हम एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अगर ये मान लीजिए किसी लिम्फेटिक सिस्टम में भी घुस सकती हैं ये वर्म। ठीक है, ये जो थ्रेड वर्म है ना, ये किसी लिम्फेटिक सिस्टम या हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में भी घुस सकती है, यानी कि किसी जिस तरीके से हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उस तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, उसमें ये घुस जाती हैं। अक्सर ये टांगों में घुस जाती हैं। ठीक है, मतलब अंदर से ही, मतलब क्या होती है? शाबाश, इन वीनस या हम कहेंगे लिम्फेटिक वीनस या लिम्फेटिक आर्टरीज में घुस जाती हैं, फिर ये टांगों तक पहुंचती हैं अंदर से ही। तो फिर टांग जो है ना, उसका जो वो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लॉक होने की वजह से ये जो लेग जो है ना, ये बहुत मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो वो पस वगैरह जो लिम्फ वगैरह है वो जुमा रहता है, तो एलिफेंट की लेग की तरह बनती है फिर हमारी लेग भी, तो इसलिए उसको हम एलिफेंटिएसिस भी फिर बोलते हैं इस डिजीज को। पिन वर्म, ये स्मॉल थिन वाइट राउंड वर्म होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीरोबियस वर्मिकुलरिस। ठीक है, इससे होता है पिन वर्म। प्लांट डिजीज की अगर हम बात करेंगे, मोसैक डिजीज ऑफ टोबैको लगती हैं, वो टोबैक मोसैक वायरस से होती हैं, जिसको हम TMV भी बोलते हैं, टोबैक मोसैक वायरस। बंची टॉप ऑफ बनाना, ठीक है, बंची जो है वो बनाना के ऊपर लगती हैं, तो वो बनाना वायरस से होती हैं। ठीक है, बस ये पूछा नहीं जाएगा। हाँ, जो वीट में रस्ट लगता है ना, वीट में जो रस्ट लगता है जिसको हम राई भी बोलते हैं, तो वो किस फंजाई से लगता है? फंजाई पुसिनिया उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, रेड रूट जो शुगर केन का होता है वो किससे होता है? वो कुलिटोरिकम फेलकटम से होता है। ठीक है, ये दो याद रखना जो मैंने लास्ट में बताए। अब आएगा मजा। लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 1952 टू 2020, मैं 22 तक पढ़ाऊंगा, घबरा मत। पहला प्रेसिडेंट कौन था भारत का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाएगा दूसरा कौन था, तो दूसरा था मेरे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो था वो सेकंड क्या था? हमारे देश का प्रेसिडेंट था। ठीक है, अच्छा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, याद रखना मेरे दोस्तों, वो पहला प्रेसिडेंट था हमारे रिपब्लिक इंडिया का। और याद रख लीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन था, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, नेक्स्ट,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये हमारे देश के सेकंड क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और याद रख लीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा हु वाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही था। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम साउथ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम साउथ इंडिया, तो वो कौन था, वो भी यही था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन था मेरे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो थर्ड प्रेसिडेंट था। ये आपको नहीं पूछा जाएगा थर्ड कौन था, सेकंड तक पूछा जा सकता है। तो इतना याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो थे ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये भी याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे प्रेसिडेंट थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू डाई, जो मतलब उस टाइम पे ऑफिस में था जिस टाइम पे उसकी मृत्यु हो गई, जिस टाइम पे उसकी डेथ हुई। ठीक है। अच्छा, शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ही। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा, अभी तक मैंने आपको बताया ना, अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस दोनों वैकेंट होंगे तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो सर्व करता है एज प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट है। तो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ही हमारे भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है। ही वॉज द ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसने सर्व किया है एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है वो एम्प्टी थी, खाली थी, वैकेंट थे उनके ऑफिस। देखिए, प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शंस होते हैं। तो क्या होता है, जो वीवी गिरी थे, यानी कि वरहागिरी वेनकतागिरी, आपको ये एक पॉइंट याद रखना है इसके बारे में। वीवी गिरी जो साहिब जो थे, ही वॉज ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ही वॉज ओनली पर्सन, वरना किसी पार्टी से आता है ना तो ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। ठीक है। अच्छा, देख लीजिए, जो फखरुद्दीन अली अहमद था, ही वॉज सेकंड प्रेसिडेंट हु डाइड इन पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि हु डाइड इन, यानी कि उस टाइम पे ये मतलब सर्विंग क्या था, प्रेसिडेंट था और इसकी मृत्यु भी हो गई, डेथ हो गई इसकी। और क्या है शुभाष, तो ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट था जिसको किसी ने भी अपोज नहीं किया, ठीक है, मतलब इलेक्शन के टाइम पे, तो वो था नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट। हु वाज यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है। फर्स्ट एंड ओनली सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट एंड ओनली सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है। फर्स्ट एंड ओनली सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है। अच्छा, ऊपर चलते हैं हम, आराम से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो मैराथन है ना, इसमें सिर्फ मुझे ही मुश्किल होता है, आपको मुश्किल मतलब, आपको सिर्फ नोट डाउन करना है, मुझे ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, देख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। हु वाज फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ, हु वाज फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वो कौन था? के आर नारायण, के आर नारायणन है। ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को। ठीक है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट भी थे, कब? 2007 तक ये थे, 2002 से लेकर 2007 तक। ही वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला साइंटिस्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना, कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। अच्छा, शी इज फर्स्ट, फर्स्ट एंड ऑनली अब नहीं है, हम अभी तक हम कह सकते थे ऑनली 2021 तक, लेकिन अब ऑनली नहीं है क्योंकि अब द्रौपदी मुर्मू सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बन गई, याद रखना। ठीक है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है, शी वाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। श्री रामनाथ कोविंद जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, तो 2022 में हमारी नई बन गई, दैट इज द्रौपदी मुर्मू बन गई। तो आप बताइए, जो श्री रामनाथ कोविंद जो थे, ही वॉज फार्मर गवर्नर ऑफ बंगाल, ये आप याद रखना, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने 14th। तो 15th प्रेसिडेंट कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स देख लीजिए, प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो स्टेट ऑफ, अगर आपसे पूछा जाएगा हु इज हेड ऑफ इंडियन स्टेट, तो वो है हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है। हु इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो वो प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है। फर्स्ट सिटीजन इंडिया का कौन होता है?
वो प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट कितने साल के लिए उसका टर्म होता है? 5 सालों के लिए उसका टर्म होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भारत में कौन होता है, ये पूछा जा सकता है आपको। तो सुप्रीम कमांडर, मेरे दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बता रहा हूँ डिफेंस के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया वो कौन है? वो हमारे प्रेसिडेंट ही होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। छोड़ दीजिए इसको। अच्छा, जो प्रेसिडेंट साहब होता है वो क्या करता है? वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस और जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भी वही अपॉइंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जब रिजाइन देता है ना, तो वो क्या कर सकता है? वो अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देगा? रिजिग्नेशन लेटर वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसका ऑफिस वैकेंट पड़ेगा प्रेसिडेंट का, तो उसके बाद क्या होता है? शाबाश, अदरवाइज द वाइस प्रेसिडेंट इज न्यू। हाँ, ये यहीं पे कहा गया है, ये वही पॉइंट। अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट संभाल सकता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभाल सकता है। अब है कुछ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। अगर आपको बताया जाएगा हु वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, तो वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1947 से लेकर 1964 तक रहा ये, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और ये भी याद रखना, ही वाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शाबाश, कौन है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। हु वाज सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो था गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो ये एक्टिंग था, लेकिन एक्टिंग यानी कि इसको टेम्पररीली बनाया गया था। हु वाज फर्स्ट, अगर आपसे आप पूछा जाएगा हु वाज फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गुलजारी लाल नंदा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेकंड था, ठीक है, लेकिन ये एक्टिंग था। अब हम इसको सेकंड करार नहीं दे सकते, लेकिन फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट का पूछा गया, तो सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पूछा गया, तो वो था लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा गया हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर वहां पे लाल बहादुर शास्त्री का नाम ऑप्शन में नहीं होगा, तो आप उस टाइम पे गुलजारी लाल नंदा लिख सकते हो, वरना लाल बहादुर शास्त्री इसका सही जवाब है, ठीक है। अच्छा, जो लाल बहादुर शास्त्री थी, ठीक है, ही लेड कंट्री ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वार। जब 1965 में इंडो पाकिस्तान वार हुआ, तो उस टाइम पे यही प्रेसिडेंट थे, यही प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। तो इसने वहां पे एक स्लोगन दिया, क्या दिया? एक स्लोगन, दैट इज जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। उसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, यानी कि सेकंड टाइम ये रहा। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए विच अमंग द फॉलोइंग एक्टेड ट्वाइस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि जो एक्टिंग था, तो वो कौन था? वो था गुलजारी लाल नंदा। इंदिरा गांधी, शी वॉज फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद कोई नहीं वुमेन प्राइम मिनिस्टर आई। मोरारजी देसाई क्या था? शाबाश, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन था? मोरारजी देसाई, ठीक है। और ये भी याद रखना, ही वाज फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस कौन था? मोरारजी देसाई, ठीक है। अच्छा, हु वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिडंट फेस पार्लियामेंट, जिसने पार्लियामेंट बिल्कुल भी फेस नहीं किया, वो कौन था? वो था चरण सिंह, ठीक है। अच्छा, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? राजीव गांधी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था। अच्छा, ऐसा कौन सा भारत का प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया, यानी कि उसको फिर प्राइम मिनिस्टर के पद से निकाला गया, ठीक है, उसको इम्पीच किया गया, ठीक है, रिमूव उसको किया गया। तो वो किया गया था विश्वनाथ प्रताप सिंह को। विश्वनाथ प्रताप सिंह को के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया था, जिस तरीके से पाकिस्तान में हुआ इमरान खान के खिलाफ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ शॉर्टेस्ट टेन्योर, जिसने बहुत कम 13 डेज के लिए ही ये सिर्फ रहा है, ठीक है, ओनली 13 डेज के लिए ही ये उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर रहा। कौन? AB वाजपेयी, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी, जो है ना, ही शॉर्टेस्ट टेन्योर, ही इज शॉर्टेस्ट टेन्योर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जिसने बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शाबाश, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया वो कौन था? वो था HD देवा गौड़ा, ठीक है। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू कंप्लीट फुल टर्म वो कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। पहले 16 दिन के लिए बना था, और उसके बाद लेकिन नॉन कांग्रेस पहला प्राइम मिनिस्टर ये बना जिसने फुल टर्म
कंप्लीट किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे मेरे दोस्तों, ही वाज फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या था? फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब कब से आए? 2014 से आए, ठीक है। हाँ, ही इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। करंटली हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है। अब प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। वाइल अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बाकी मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन पहले उसको प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है कि उसको वहां पे अपॉइंट कर, इसको यहाँ पे करना है, उसको वहां पे करना है, ठीक है। तो लेकिन एडवाइस कौन देता है वहां पे? प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही। प्राइम मिनिस्टर को हम कहते हैं हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हु इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? प्राइम मिनिस्टर। हु इज रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी? रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके हाथों में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथों में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? नीति आयोग का। और वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी होता है, और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का भी, इंटरस्टेट काउंसिल का भी, और नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल का भी वो चेयरमैन होता है, ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। चीफ स्पोक्स पर्सन कौन होता है यूनियन गवर्नमेंट का? स्पोक्स पर्सन, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और वही गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्या करता है? अनाउंस करता है। कहां पे? हाउसेज में। मुरारजी दसे, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवी गौड़ा और नरेंद्र मोदी जो हैं, दे बिकेम प्राइम मिनिस्टर आफ्टर बीइंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। ये पहले अपने अपने, जैसे नरेंद्र मोदी जी जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, ये अपने अपने स्टेट्स में पहले चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, जिनका नाम मैंने ऊपर आपको लिया। अब हम राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, देख लीजिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यानी कि मैक्सिमम मेंबर जो राज्यसभा में हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 250। लेकिन ठीक है, 250 हो सकते हैं, लेकिन इन 250 में से आपको याद रखना है, 250 में से 238 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसके? स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के। यानी कि 238 मेंबर्स कहां से आते हैं? वो यूटी से आते हैं और स्टेट्स से आते हैं, बन के आते हैं, चुन के आते हैं, ठीक है। जो बाकी 12 मेंबर्स होते हैं 238 और 12 बाकी बचते हैं ना 250 में से, उन 12 को कौन नॉमिनेट करता है? उनको प्रेसिडेंट साहिब नॉमिनेट करता है, डिफरेंट फील्ड से, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटी से। अच्छा, अब याद रख लीजिएगा, प्रेजेंटली जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 245 मेंबर्स। इसमें से 229 मेंबर जो हैं वो कहां से आए हैं? वो यूटी से आए हैं और स्टेट से आए हैं। बाकी जो 4 मेंबर्स हैं, देख लीजिए, 229 मेंबर जो हैं वो स्टेट से आए हैं, 229 मेंबर स्टेट से आए हैं। 4 मेंबर जो हैं वो कहां से आए हैं? वो यूटी से आए हैं। कितने हो गए? 229 हो गए, 230, कितना हो गए? 233 है ना? हाँ, हो गई 233। तो वहां पे बचते हैं 12 मेंबर। उन 12 मेंबर्स को किसने अपॉइंट किया है? उनको नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट साहब ने। अच्छा, अब देख लीजिए, राज्यसभा पहले कब बनी थी? राज्यसभा पहले 1952 में बनी थी, ठीक है। और ये एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है। क्या है ये? कंटिन्यूइंग चैम्बर है, मतलब ये एक परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं होती है, इट्स नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। जैसे लोकसभा में आप देख सकते हो, उनका टेन्योर कंप्लीट होता है, उसके बाद नए इलेक्शंस होते हैं, लेकिन ये मतलब वो फिर डिसॉल्व होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? ये एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा हाउस है, एक ऐसा मतलब बॉडी है, ऐसा चैम्बर है जहाँ पे क्या होता है, जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे उनका टेन्योर कंप्लीट नहीं होता है क्या? क्या वो रिटायर नहीं होते यहाँ के मेंबर्स? हाँ, होते हैं हर साल, ठीक है। 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी सेकंड ईयर, ठीक है। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स, ठीक है, 1/3 मेंबर्स यहाँ से रिटायर होते हैं, ठीक है। 1/3 मेंबर्स जो है वो हर साल यहाँ से रिटायर होते हैं, यानी कि तीनों में से एक मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर होता है। हर साल नहीं, हर 2 साल बाद, याद रखना है, ठीक है। हर 2 साल बाद तीनों में से एक मेंबर रिटायर होता ही होता है, और उसके लिए फिर नए इलेक्शन होते हैं। अब आप बताओगे राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उसको कौन इलेक्ट करता है? हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, हम जो अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो हम मेंबर्स बनाते हैं ना, वही उनको इलेक्ट करते हैं। वो कैसे उनको इलेक्ट करते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम की मदद से, ठीक है, याद रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट्स कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश कहां पे है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यसभा की, ठीक है, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं। राज्यसभा की सीट्स सबसे ज्यादा कहां पे हैं? यूपी में है। कितनी है? 31। कितने याद रखा आपने? 31 सीट्स कहां पे हैं? 31 सीट्स यूपी में है मेरे दोस्तों, ठीक है, 31। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 19 सीटें हैं कहां पे?
महाराष्ट्र में उसके बाद 19 सीट्स हैं। 31 कहाँ पे हैं? यूपी में। महाराष्ट्र में कितनी है? 19, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में है 18 सीट्स, ठीक है। अब आप पहला और सेकंड याद रखो, यूपी और महाराष्ट्र। 31 और 19 आया था कि 20? 31 और 19 काफ़ी हैं ये दो, ठीक है। अच्छा, अगर हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, वो यूनियन टेरिटरी में आएगी ना। यूनियन टेरिटरी में, हमारी यूनियन टेरिटरी में कितने राज्यसभा की सीट्स हैं? 4। दिल्ली में कितनी है? 3। पौंडीचेरी में 1। तो अपना यूटी का याद रखना 4 है, ठीक है। अब हम लोकसभा की बात करेंगे। देख लीजिए, लोकसभा सीट एलोकेशन टू डिफरेंट यूटीज डन ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1971। हाँ, देख लीजिए, जो लोकसभा की सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट की गई ना, इससे 5 चाहिए, इससे 10, इससे 20, तो वो किसके बुनियाद पे किया गया है? पॉपुलेशन की बेसिस पे, ठीक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स जो है प्रोवाइड की गई हैं। मैक्सिमम सीट कितनी होती है लोकसभा की? 552 मेंबर्स। इसमें से 552 मेंबर्स से क्या होता है? 530 मेंबर जो है वो स्टेटस से आते हैं, ठीक है। वो स्टेटस से बन के आते हैं, चुन के आते हैं। और बाकी जो 20 मेंबर्स हैं वो यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूटी से आते हैं। और जो 2 मेंबर्स हैं, यहाँ पे भी लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेट करता है हमारा प्रेसिडेंट साहब। राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितना नॉमिनेट करता है? 12। लोकसभा में कितना करता है? सिर्फ 2 ही, ठीक है। तो ये जो 2 मेंबर्स हैं ना, इनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किया जाता है। वहाँ पे सपोर्ट्स फील्ड या लिटरेचर आर्ट से जो है ना राज्यसभा, वहाँ पे आर्ट सपोर्ट्स लिटरेचर वगैरह उन फील्ड से उनको चुना जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है, उन 12 मेंबर्स को। लेकिन यहाँ पे इन 2 मेंबर्स को ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुनता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अच्छा, प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में? 545 मेंबर्स। इसमें से 503 स्टेट से आए हैं, 13 मेंबर्स यूटी से आए हैं और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आए हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। इनको हम डायरेक्टली वोट करते हैं। तो इलेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, यानी कि 18 साल का जो भी होगा वो वोट कास्ट कर सकता है लोकसभा इलेक्शंस में। तो एवरी सिटीजन हैज क्रॉस्ड 18 ईयर्स इज एलिजिबल टू वोट, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेट्स सबसे ज़्यादा कहाँ से, सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों कहाँ से लोकसभा मेंबर सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? सबसे ज़्यादा आते हैं उत्तर प्रदेश से ही। कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। कितने आते हैं? 80। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं। कितनी? 80 मेंबर्स बन के आते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र से आते हैं 48 मेंबर्स, ठीक है। काफ़ी है ना, ये काफ़ी है। यूटी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूटी में सबसे ज़्यादा हमारे जे में है। जे में कितनी है? जे में 5 हैं, ठीक है। जे में 5 और लद्दाख में अलग से 1 है, ठीक है। हमारी जे में कितनी लोकसभा सीट्स हैं? 5। दिल्ली में कितनी है? 7। याद रखना, यानी कि यूटीज में से सबसे ज़्यादा लोकसभा मेंबर कहाँ से जाते हैं? दिल्ली से 7 मेंबर जाते हैं। और अगर हम राज्यसभा में देखेंगे ना, राज्यसभा में किस यूटी से सबसे ज़्यादा मेंबर जाते हैं? तो वहाँ पे भी जाते हैं हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से ही। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर। चलिए, अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल जो भारत की हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आप इसमें से एक चीज़ चेक करना, आप देखना फर्स्ट मिसाइल भारत का कौन था? फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया भारत जो है, फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया, उसका नाम क्या था? आई थिंक वो त्रिशूल ही था, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन आप चेक करना फिर भी, ठीक है, आप फिर भी चेक करना। अगर हम त्रिशूल की बात करेंगे, देख लीजिए मेरे दोस्तों, आपको ये रेंज वगैरह याद नहीं रखनी, जहाँ पे रखनी है याद वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। त्रिशूल की अगर हम बात करेंगे ना, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। आप याद रखना, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो त्रिशूल मीनस यानी कि ये सेम है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल जो है ना मेरे दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम GTAM भी बोलते हैं, दैट इज ग्राउंड टू एयर, ग्राउंड टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो त्रिशूल क्या है? ये एक सेम है ये, दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये कब लॉन्च किया गया? 1988 में, याद रखना, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स में याद रखना, ये और ये। आकाश की अगर हम बात करेंगे तो ये भी एक क्या है? ये भी एक सेम है, ये भी सेम है, शॉर्ट रेंज ही है, ठीक है। यानी कि ये उतना ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, ठीक है। इसको 1990 में बनाया गया, 1988, उसके बाद 2 साल बाद क्या बनाया गया? आकाश बना गया। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसराइल एंड इंडिया? तो वो कौन है? वो है बैरक 8 है, ठीक है।
हाँ, ये जो बैरक है ना, बैरक बैरक की जो सीरीज है ना, ये जो बैरक वाले मिसाइल्स हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं? ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हैं। एक है शॉर्ट रेंज, यानी कि जो जिनकी मतलब जो कम तक ही मतलब ऊपर हवा में जाके टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये 90 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ऊपर आपने देखा वो सिर्फ 9 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं, लेकिन सेम जो है ना शॉर्ट शॉर्ट जिसको हम बोलते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक। यहाँ पे आपने देखा होगा ऊपर जो मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल त्रिशूल पढ़ाया ना, मैंने आपको यहाँ पे लिखा ये शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज का मतलब यानी कि ये कम डिस्टेंस तक ही एयर में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही नीचे गिर जाएंगे। लेकिन बरक की अगर हम बात करेंगे ना, बरक 8 की, ठीक है, बरक 8 जो है ये एक हम कहेंगे ये एक क्या है, ये लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज यानी कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस 90 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है एयर में, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक सरफेस टू एयर मिसाइल है फॉर शिप डिफेंस। ये किसकी डिफेंस के लिए बनाया गया था? शिप्स की डिफेंस के लिए, याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। बरक फर्स्ट भी यही है, इसराइल और इंडिया ने इसको जॉइंटली बनाया था। हाँ, एस्ट्रा आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, एस्ट्रा जो है ना, एस्ट्रा एस्ट्रा एयर टू एयर है, ठीक है। एस्ट्रा जो है ना, ये एयर टू एयर मिसाइल है। आप समझ रहे हैं ना, जो मैंने आपको बोला ना अभी सरफेस टू एयर, सेम मैंने बोला, यानी कि मतलब इसका मतलब ग्राउंड से इस मिसाइल को क्या लॉन्च किया जाएगा, और इसको किसके लिए, जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं उनको गिराने के लिए। मतलब लॉन्च कहाँ से किया गया? ग्राउंड से। ग्राउंड से फेंका गया ऊपर एयर में, ठीक है। दैट इज सरफेस टू एयर, सरफेस से एयर में पूछा मिसाइल। दूसरा होता है एयर टू एयर, यानी कि जो होते हैं ना जिंगी जहाज, जट, वही इस मिसाइल को क्या, शाबाश, इस मिसाइल को छोड़ देंगे एयर में ही, जो प्लेन्स वगैरह उनको क्रैश करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है एयर टू सरफेस या एयर टू ग्राउंड, ठीक है। वो ऊपर जाके मतलब कोई जट जाएगा फिर नीचे ग्राउंड पे डालेगा, ठीक है। सरफेस टू सरफेस, इसका मतलब आपको ये तो सिंपल है। सरफेस टू सरफेस का मतलब है जो सरफेस टू सरफेस, हाँ सुन लीजिए आप, सरफेस टू सरफेस का मतलब है यहाँ मतलब ग्राउंड से ही किसी मतलब वेपन से मिसाइल डाला जाएगा, ठीक है। वो यही सरफेस पे ही अटैक करेगा, ठीक है, सरफेस पे ही किसी पॉइंट पे अटैक करेगा। दूसरा होता है सरफेस टू एयर, वो एयर में जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है एयर टू ग्राउंड, वो ऊपर से आएगा नीचे, ठीक है। ये है इसका फंडा। एस्ट्रा क्या है, शबाश, ये फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल जो भारत ने डेवलप किया, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल जो भारत ने डेवलप किया, और ये ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ये एयर टू एयर मिसाइल है, और ये भारत ने पहला ऐसा मिसाइल डेवलप किया जो एयर टू एयर था, ठीक है। ये किसी भी वेदर में काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एग्नि फर्स्ट जो है मेरे दोस्तों, एग्नि फर्स्ट, ये भी एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल आप समझ रहे हैं क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है, मान लीजिए हमारे यहाँ पहाड़ वगैरह है ना, हम इस देश में रहते हैं, अब हमें इस देश में क्या पहुंचाना है, कुछ मतलब कोई मिसाइल दागना है या कोई रॉकेट भेजनी है, तो ये ऐसे जाएगा। जो ये करो, जो ऐसे ट्रेजेक्टरी पाथ जो है अपनाएगी, यानी कि जो मिसाइल ऐसे करो पाथ पे चलेगी ना, उसको हम बोलते हैं ये क्या है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और दूसरा होता है, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। क्या होता है? क्रूज। क्रूज का मतलब होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, सीधे डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो एग्नि फर्स्ट क्या था मेरे दोस्तों, ये भारत का क्या था, ये भारत का एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही है। और क्या है, शाबाश, एग्नि फर्स्ट वाज फर्स्ट टेस्टेड एट इंटीरियम टेस्ट रेंज इन चांदीपुर इन 1989। चांदीपुर में इसको टेस्ट किया गया था एग्नि फर्स्ट को, ठीक है। ये रेंज याद रखने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल याद रखना है, बैलिस्टिक है और सरफेस टू सरफेस है। और कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया था? चांदीपुर 1989 में। अब इसमें क्या बचता है? हाँ, एग्नि 5। एग्नि 5 ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए अगर हमें अपने ही किसी कॉन्टिनेंट में किसी देश से वार हो जाएगी, जंग हो जाएगी, तो मतलब इसकी रेंज उतनी है कि ये अपने ही कॉन्टिनेंट में इसको हम ऐसे दाग सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं। अल्लाह बचाए उससे। जंग जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा तबाही करता है, इससे नजात मांगनी चाहिए। एग्नि 6 क्या है? ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। चलिए और क्या है? नाग, हेलिना, और क्या है, शबाश, पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड, दानुष,
शौर्या, याद रखना ये मिसाइल्स के नाम है। आपसे पूछा जा सकता है कभी डायरेक्टली इनमें से मिसाइल का नाम कौन है, इनमें से कौन मिसाइल है या नहीं है, तो इसलिए नाम पता होना चाहिए कम से कम। ब्रह्मोस भी हैं, ठीक है, ब्रह्मोस भी हमारा एक मिसाइल है। कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड, ये किसी भी जगह से हम इसको हम लॉन्च कर सकते हैं ना। और इस ब्रह्मोस को जॉइंटली भारत और रशिया ने बनाया है और ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है। अच्छा, निर्भय, निर्भय भी हमारा एक मिसाइल है, निर्भय। तो निर्भय जो है ये भी क्या है, ये एक शाबाश, ये ऑल वेदर, ये भी ऑल वेदर क्रूज मिसाइल ही है। प्रहार, ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। यानी कि ये मेरे कहने का मतलब है, जो मैंने आपको ऊपर दिए ना एक्सप्लेनेशन, वो आपको जरूर याद रखने हैं। बाकी जो है ना, जैसे निर्भय हैं, प्रहार हैं, ब्रह्मोस हैं, या करंटली जो अगर कोई करंट अफेयर में आपका कोई ये दिखेगा ना मिसाइल, तो वो भी याद रखना है। शौर्य है, धनुष है, पृथ्वी सेकंड है, या हेलिना है, नाग है, एग्नि 6 है, एग्नि 4, 5 फर्स्ट सेकंड। तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये हमारे अपने मिसाइल्स हैं भारत के। अच्छा, वन लाइनर है। इंडियन आर्मी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 जनवरी को, कल मैंने आपको बताया था। इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है? 8 अक्टूबर को। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। इंडियन एयरफोर्स को इस्टेब्लिश कब किया गया? 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए उसी दिन इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। अच्छा, ये बताइए इंडिया का पहला न्यूक्लियर सबमरीन कौन था? INS अरिहंत, याद रखना, ठीक है। KM कैरीपा जो था, ही वॉज फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, याद रखना। बठिंडा जो है ये लार्जेस्ट कैंटोनमेंट यानी कि मिलिट्री एरिया है भारत का, बठिंडा, ठीक है। फार्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम APJ जो थे, APJ अब्दुल कलाम, उसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। पृथ्वी फर्स्ट जो है, इट वाज फर्स्ट मिसाइल डेवलप्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, IGMDP, ठीक है। तो इट वाज फर्स्ट मिसाइल डेवलप्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज IGMDP, ठीक है। अच्छा, द के फैमिली ऑफ मिसाइल्स नेम्ड आफ्टर इंडियन साइंटिस्ट ऑफ फार्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम आजाद इज ए सीरीज ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। हाँ, के फैमिली ऑफ मिसाइल्स पता है किसके नाम पे रखा गया है? APJ अब्दुल कलाम आजाद के नाम पे के फैमिली ऑफ मिसाइल्स रखे गए हैं, उसी के नाम पे, मतलब उनको के फैमिली मिसाइल्स कहा गया है। यानी कि के फैमिली ऑफ मिसाइल जो है वो किसके मिसाइल्स हैं? APJ अब्दुल कलाम के मिसाइल्स हैं। तो ये कौन से मिसाइल्स थे? ये इट इज ए सीरीज ऑफ सबमरीन, ये सीरीज मिसाइल्स हैं। कौन सी मिसाइल्स हैं ये? सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है, सबमरीन मिसाइल्स हैं ये। अच्छा, रफाले फाइटर एयरक्राफ्ट इज बीइंग एक्वायर्ड फ्रॉम फ्रांस। रफाले फाइटर एयरक्राफ्ट कहाँ से लाए गए हैं? फ्रांस से। अच्छा, मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क फर्स्ट इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय DRDO, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा MBT, दैट इज मैन बैटल टैंक जो है, जिसका नाम अर्जुन मार्क फर्स्ट है, उसको किसने डिजाइन और डेवलप किया है? DRDO, यानी कि हमारा भारत का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस को भारत और रशिया ने जॉइंटली डेवलप किया था। ब्रह्मोस इज फॉर्मड फ्रॉम द नेम्स ऑफ 2 रिवर्स, ब्रह्मपुत्रा इंडिया एंड मोस्कवा ऑफ रशिया। तो ये जो ब्रह्मोस है ना, इसका नाम कहाँ से पड़ा है? 2 रिवर जो भारत के हैं और एक रिवर जो है रशिया का, उन पे ही इनका नाम आया है, दैट इज ब्रह्मपुत्रा इंडिया, ठीक है। और क्या है, शबाश, ब्रह्मपुत्रा जो भारत का है, और दूसरा क्या है? मोस्कवा ऑफ रशिया। मोस्कवा और ब्रह्मपुत्रा के नाम पे ही इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है, ठीक है। अब है कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। आपसे पूछा जाएगा जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? वो है मेरे दोस्तों महाराष्ट्र में। और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए जो काइगा न्यूक्लियर प्लांट है वो कहाँ पे? वो है कर्नाटका में। और ककरापार न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे है? गुजरात में है। बस इतनी, ये 3 आप पहले वाले 3 आप याद रखना, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर थर्मल पावर प्लांट्स की बात करेंगे तो आप याद रखना मेरे दोस्तों, जो रयालसीमा थर्मल पावर स्टेशन है ना, और जो सिमदारी सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और जो डॉक्टर नाला ततारो थर्मल पावर प्लांट है, और कौन है, शबाश, बोंगाऊ, ठीक है, बोंगागुन थर्मल पावर स्टेशन, ये भी आसाम में है। और लकवा थर्मल पावर स्टेशन भी आसाम में है, नमरूप भी है। तो इसमें आप इतना ही याद रखना। एक है ये वाला पहला, दैट इज सिमधारी, ठीक है, सिमधारी याद रखना, रयालसीमा याद रखना, यही 2 याद रखना, बाकी को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ पे है? केरला में, इडुक्की। कोयना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। हीराकुंड कहाँ पे है? उड़ीसा में।
ठीक है। टहरी कहाँ पे है? उत्तराखंड में, क्योंकि ये डैम्स के नाम आपने है ना, ये उन्हीं डैम्स के ऊपर बनाए गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। और डैम्स भी तो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है और उस दिन थ्योरी सेशन में, ठीक है। नागा अर्जुन कहाँ पे? नागा अर्जुन डैम भी है, तो नागा अर्जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, और कौन है? बखरा, ये है ना बखरा नंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और क्या है? शाबाश। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर कहाँ पे है? गुजरात में। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में। बन सागर मध्य प्रदेश में। रिहंड कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और कौन सा है इसमें? तीस्ता कहाँ पे? सिक्किम में। सलाल कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। सलाल। दुलहस्ती भी कहाँ पे है? दुलहस्ती भी JNK में है। दुलहस्ती, सलाल, और एक था और बागलिहार, बागलिहार भी JNK में है, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, लोकतक कहाँ पे? लोकतक, लोकतक है मणिपुर में। अब है लिस्ट ऑफ फेमस इंडियन सिटीज एंड देयर निकनेम्स। आंध्र प्रदेश के पहले हम देखेंगे सिटीज, जैसे आंध्र प्रदेश में गुंटर, विजयवाड़ा, तिरुपति, विशाखापट्टनम, काकीनाडा है, इनका हम निकनेम देखेंगे। देखिए, सिटी ऑफ चिलीज पता है किसको बोलते हैं? गुंटर को, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सिटी ऑफ पैलेस ऑफ विक्ट्री, इसको छोड़ दीजिए। सिटी ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? विशाखापट्टनम को। गवा ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है? गवा ऑफ ईस्ट भी विशाखापट्टनम को ही कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, और क्या है? शाबाश। कल्चरल सिटी हम किसको बोलते हैं? कल्चरल सिटी मेरे दोस्तों राजमुंद्री को ही कहा जाता है, ठीक है। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट किसको कहा जाता है? गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक। जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ना, उसी को आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, लैंड ऑफ नॉलेज किसको कहा जाता है? नालंदा को। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भागलपुर को, जो बिहार में है, ठीक है। अच्छा, भिलाई किसको हम क्या बोलते हैं? स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया। स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ पे है? भिलाई, इसको हम बोलते हैं भिलाई, ये इसका निकनेम है इस सिटी का, ठीक है। अच्छा, पावर हब ऑफ इंडिया कोरबा। ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़। सिटी ऑफ रैलीज न्यू दिल्ली। और क्या है? मिनी क्यूबा भिवानी को कहा जाता है। सिटी ऑफ वीवर्स, सिटी ऑफ हैंडलूम, ये पानीपत को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। श्रीनगर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? धनाबाद को। स्टील सिटी या पिटर्सबर्ग ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आंसर कर रहा हूँ वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो पिटर्सबर्ग ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहा जाता है। और क्या है? साइंस सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु। स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, ये भी बेंगलुरु, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कूर्ग को। मैसूर को क्या कहा जाता है? मैसूर को ग्रीन सिटी कहा जाता है। सिटी ऑफ पैलेसेस, हेरिटेज सिटी ऑफ कर्नाटका, ठीक है। हाँ, कोलम, कोलम को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ अरेबियन सी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या कैशू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कोलम को कहा जाता है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको कहा जाता है? कोची को। गेटवे टू केरला भी कोची को ही कहा जाता है। कोझिकोड़ा को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ स्पाइसेस। थिरुसर को क्या कहा जाता है? गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, और श्रीनगर को भी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, ठीक है। उज्जैन को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, और सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू को भी कहा जाता है। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और मुंबई को सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स भी कहा जाता है। मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीमर्स भी कहा जाता है। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। नागपुर को सिटी ऑफ ऑरेंज कहा जाता है। नासिक को विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया और कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया भी इसी को कहा जाता है, नासिक को, ठीक है। अच्छा, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है? शिलोंग को। स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा छोड़ दीजिए आप। कटक को सिल्वर सिटी कहा जाता है। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। पौंडीचेरी को पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ पंजाब कहा जाता है। पटियाला को रॉयल सिटी कहा जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, और सन सिटी। तो जोधपुर को क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी और सन सिटी। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। पेरिस ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? शाबाश। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को भी कहा जाता है। विनयस ऑफ ईस्ट भी इसको कहा जाता है, और व्हाइट सिटी भी इसको कहा जाता है। जैसलमेर को गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया और टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और क्या है? शाबाश। हाँ, वडोदरा जो है ना, इसको कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, और वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गरबा कहा जाता है। जो मैं बता रहा हूँ ना, बस उसी को टिक करना, उसी को आप नोट करना। कर्नावती या अहमदाबाद जो है, इसको हम बॉस्टन ऑफ इंडिया कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी इसी को हम कहते हैं।
और चेन्नई की अगर हम बात करेंगे, इसको हम हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। एंड गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी इसको हम कहते हैं। ऑटो हब भी ऑफ इंडिया भी हम इसी को कहते हैं, इसको छोड़ दीजिए डिट्रॉइट को। कोयम्बटूर को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, पंप सिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों को छोड़ दीजिए, पहला वाला याद रखना। ऊटी को हम क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस। कोड़ा कैनाल को प्रिंस ऑफ हिल स्टेशंस। लेदर सिटी ऑफ साउथ इंडिया किसको हम बोलते हैं? ये ना, ये छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स किसको कहा जाता है? मदुरै को। टेम्पल सिटी भी मदुरै को कहा जाता है। स्लीपलेस सिटी भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ फोर जंक्शंस भी मदुरै को ही कहा जाता है। नीलगिरी को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। सिटी ऑफ पर्ल्स, हाईटेक सिटी, सिटी ऑफ निजाम, सिटी ऑफ बिरयानी हैदराबाद को कहा जाता है, ठीक है। आगरा को सिटी ऑफ ताज कहा जाता है और पीठा नगरी। कानपुर को लेदर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रयागराज, इलाहाबाद को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स कहा जाता है और एबोर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। इलाहाबाद प्रयागराज को क्या कहा जाता है? एबोर्ड ऑफ गॉड भी। वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है और ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑन अर्थ भी वाराणसी को ही कहा जाता है और सिटी ऑफ लर्निंग भी वाराणसी को कहा जाता है। लखनऊ को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ नवाब्स। योगा सिटी ऑफ वर्ल्ड हम किसको बोलते हैं? ऋषिकेश को। मुजुरी को क्वीन ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। नैनीताल को भी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय किसको कहा जाता है? कलकत्ता को। गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कलकत्ता को। माल्डा को मैंगो सिटी कहा जाता है। दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स। दुर्गापुर को रोहर ऑफ इंडिया। लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स किसको कहा जाता है? एसेंसोल को। अब हम देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, रनर अप, विनर और बाकी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था 1930 में, यूरोगे में खेला गया था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इनके विनर्स की, तो इसका विनर कौन था? इसका विनर यूरोगे ही था और इसका रनर अप अर्जेंटीना था। तो ये वाला जो है ये आपको याद रखनी है, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, पूरी लाइन। 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। फर्स्ट फीफा जो है कब हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप कब खेला गया था? 1930 में यूरोगे में खेला गया था और यूरोगे ने ही जीता था और रनर अप उस टाइम पे अर्जेंटीना था। बस ये वाली लाइन याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, ये तो फिर उसके बाद हर 4 साल बाद खेला गया, ठीक है, 4 साल बाद खेला गया। लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड यानी कि 1942 और 1946 की वजह से इसको नहीं खेला गया, ये आपको याद रखना है। इसमें ओलंपिक्स भी नहीं खेले गए थे इसकी वजह से, वर्ल्ड वार सेकंड की वजह से, और वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से भी ओलंपिक्स नहीं खेला गया था, ठीक है। तो 4-4 साल बाद इसको खेला जाता है। अगर आपसे पूछा गया सेकंड टाइम कहाँ पे खेला गया? इटली में 1934 में, और वो इटली ने ही जीता था। अब आपको मैं एक होमवर्क रखता हूं, आप गूगल में सर्च करना कि सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप्स अभी तक किसने जीते हैं, ठीक है। हु हैड वन द टाइटल ऑफ फीफा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पे छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने इस पे, अगर मैं यहाँ पे ढूंढूंगा ना, अभी अगर हम इस पे गिनने बैठेंगे ना तो निकाल सकते हैं हम, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको डायरेक्टली इसको गूगल सर्च करना, ठीक है। तो 42 46 में नहीं हुए थे। अच्छा, अब याद रख लीजिएगा जो 2022 का है ना, 2022 का नहीं, आप 2018 का पहले याद रख लीजिएगा। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? वो रशिया में हुआ। ये लाइन भी आपको पूरी याद रखनी है। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? वो रशिया में हुआ। और उसका विनर कौन था? उसका विनर फ्रांस था और रनर अप उसका कौन था? क्रोएटिया, ठीक है, क्रोएटिया उसका क्या था? रनर अप था। ये वाली लाइन भी आपको, फर्स्ट और लास्ट लाइन आपको जरूरी याद रखनी है 2018 की। पहले क्या होता था? पहले क्रिकेट के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब आज ओलंपिक्स, फुटबॉल, हॉकी वगैरह पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा, 2022 का कहां पे होने वाला है? कतर में। 2026 का कहां पे होगा? कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा शॉट्स देख लीजिए। फीफा वर्ल्ड कप इज मोस्ट प्रेस्टिजियस सॉकर कंपटीशन वर्ल्ड प्लेड एवरी 4 years। दैट वर्ल्ड कप होस्ट्स टॉप 32 नेशनल टीम्स। हाँ, इसमें कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं? 32 नेशनल टीम्स में पार्टिसिपेट करती हैं। आप देखना इस साल कोई और टीम मत आई होगी आप, लेकिन ये चेक करना। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है? फीफा का हेडक्वार्टर मेरे दोस्तों जुरिच, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और साथ में आप फीफा जो है ना, फीफा जो एब्रीवेशन है इसकी फुल फॉर्म भी मुझे बताना, लेकिन ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना फीफा की फुल फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ाई है, ठीक है। तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जुरिच, स्विट्जरलैंड में। तो ब्राजील इज द ओनली नेशनल टीम टू हैव प्लेड
इन ऑल फीफा वर्ल्ड कप एडिशंस। तो ब्राज़ील वाहिद ऐसी एक नेशनल टीम है, ब्राज़ील की वाहिद ऐसी एक नेशनल टीम है जिसने सारे के सारे फीफा वर्ल्ड कप्स में मतलब क्या पार्टिसिपेट किया है। ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा, यहीं पे आ गया लेकिन फिर भी आप चेक करना, ठीक है, रिचेक करना, ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा टाइटल्स जीते हैं फीफा की, ठीक है। मैं मेंस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, इसमें भी वुमेन्स अलग खेला जाता है। इट हैज़ वन फीफाज मेंस वर्ल्ड कप 5 टाइम्स। कितनी बार? 5 बार इन्होंने जीता है, ठीक है। तो यहीं पे आपको, लेकिन इसको क्रॉस चेक भी करना, ठीक है, लेकिन फिलहाल कंफर्म हुआ ब्राज़ील ने ही सबसे ज़्यादा किए हैं। अब 5 हैं या 6 हैं वो आप देखोगे। अच्छा, अगर हम वुमेन्स की बात करेंगे, सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप वुमेन कप खेला गया था 1991 में चाइना में, और उसका विनर जो था वो यूएसए था और नॉर्वे उसका रनर अप था। जो लेटेस्ट वन खेला गया था वो 2019 में खेला गया फ्रांस में, और यूएसए ने ही उस खिताब को भी जीता। नीदरलैंड रनर अप थी, और 2023 में कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका वेन्यू है वुमेन्स का, ठीक है। यूएसए हैज़ वन, हाँ यहाँ पे आप देख लीजिए, यूएसए ने सबसे ज़्यादा वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स टाइटल जीते हैं, और इन्होंने 4 बार जीते हैं ये खिताब, ठीक है। और जापान क्या है? जापान वाज द फर्स्ट एशियन टीम टू विन फीफा वर्ल्ड कप, लेकिन वुमेन्स कप। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस जो अराउंड द वर्ल्ड हैं, इनके कुछ हेडक्वार्टर्स हम देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा एनएसई, दैट इज एनएसई, आपको पता है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ये पता होगा बीएसई एनएसई। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। इसको कब फाउंड किया गया था? 1992 में। तो एनएसई कहाँ पे है? भारत में है, ठीक है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे? मुंबई में है, यानी कि ये भी भारत का ही है, और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1875 में। और याद रख लीजिएगा ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सॉरी एशिया? तो वो कौन है? वो है बीएसई, ठीक है। 1875 में ये, और एनएसई 1992 में, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड कौन है? लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वो है न्यूयॉर्क, NYSE, दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कहाँ पे? न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कौन है? ये छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, छोड़ दो। इकोनॉमिक्स में मतलब ये जो है ना एनएससी बीएससी पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा, देख लीजिए सिबी जो है ना, इट इज रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। सिबी याद रखना आपको, SCBI, ठीक है। सिबी जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट जो भारत का है उसके लिए सिबी रेगुलेटरी बॉडी वही इसको रेगुलेट करती है। और सिबी कब बनाई गई थी? 1988 में, ठीक है। एम्स्टर्डम जो है स्टॉक एक्सचेंज, ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड का, 1602 में इसको फाउंड किया गया था। अब हम देखेंगे कुछ सेंट्रल बैंक्स डिफरेंट कंट्रीज के। जैसे हमारे भारत में है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो भारत बाकी कंट्रीज में इस तरीके से जो उनके अपने सेंट्रल बैंक है वो कौन है? जैसे अफगानिस्तान का आप याद रखना, वो है, वहां पे है बैंक ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। अगर हम अब बात करेंगे बांग्लादेश की, तो वहां पे बांग्लादेश बैंक है, ठीक है, बांग्लादेश बैंक डायरेक्टली। अगर हम बात करेंगे, एक सेकेंड, चाइना की, चाइना में क्या है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, ठीक है, सेंट्रल बैंक चाइना का, ठीक है। और क्या है? शाबाश। इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुवैत का कौन है? कुवैत, कुवैत का है सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत, शाबाश। नेपाल का क्या है? नेपाल राष्ट्र बैंक। पाकिस्तान का क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बस काफ़ी है इसमें ये 4-5। श्रीलंका का अगर देखोगे, श्रीलंका का है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। यूएसए का क्या है? यूएसए का है फेडरल रिजर्व सिस्टम, ठीक है। और इंग्लैंड का देखेंगे हम, बस इंग्लैंड का, या ब्रिटेन होगा या इंग्लैंड, एक सेकेंड, तो ब्रिटेन लिखा होगा। यहाँ पे है यूनाइटेड किंगडम, दैट इज बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। यूएई का क्या है? यूएई का है मेरे दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चलो, अब फेमस न्यूज़पेपर्स इन वर्ल्ड। देखिए यूएसए टुडे, ये तो आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये तो पता ही डायरेक्टली हर किसी को पता चलेगा कि ये यूएसए का ही है,
ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स, ये भी आपको पता है, न्यूयॉर्क यूएसए के साथ ही रिलेटेड है, तो ये भी इसका मतलब है ये भी यूएसए का ही है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल आपसे पूछा जाएगा, वाशिंगटन पोस्ट आपसे पूछा जाएगा, वैसे वाशिंगटन का भी पता यूएसए है, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल इसमें आपको याद रखना है, ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है। एबीसी कहाँ का है? एबीसी स्पेन का न्यूज़पेपर है, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, मलायाला मनोरमा, मलायाना मनोरमा के, और क्या है, दैनिक भास्कर, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। भारत के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, या शबाश, ये जो जितने भी है ना, 1 2 3, ये वाले 3, ये 4 जो हैं ये इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं। लेकिन जो मलायाला मनोरमा जो है ना, ये मलयालम लैंग्वेज में मतलब पब्लिश होता है, और जो दैनिक भास्कर है ये हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश होता है। अच्छा, जो गागजू डेली जो है ये चाइना का है, ठीक है, चाइनीज़ में लिखा जाता है। डेली मिरर, डेली टेलीग्राफ, द गार्डियन, द टाइम्स, ये कहाँ का? ये ब्रिटेन का है, ये याद रखना। द आइलैंड कहाँ का है? श्रीलंका का। बस काफ़ी है। अब है आर्ट्स एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। देख लीजिए, मैंने आपको ये पढ़ाया भी है लेकिन रिवाइज हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है 1945 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, दैट्स एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1861 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में इस्टेब्लिश किया गया था, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर इस बाई से पूछा जाएगा, लेकिन जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका आपको डेट पूछा जाएगा, ये इस्टेब्लिश कब हुआ है इसका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर वरना आपको याद रखना है सिर्फ, ठीक है। ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली, साहित्य एकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये इसको कब फाउंड किया गया था? 1954 में, ठीक है। संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, साइंस सिटी जो है कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर, विक्टोरियल मेमोरियल हॉल कलकत्ता में, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन इसको छोड़ दीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज जो है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नेशनल बुक ट्रस्ट न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम न्यू दिल्ली, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह में है, ठीक है। बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक म्यूजियम कलकत्ता में, छोड़ दीजिए। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज 1984 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, महनगर म्यूजियम ट्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़, इंपॉर्टेंट गार्डन्स का नाम है, ठीक है। चश्माशाही कहाँ पे है? चश्माशाही हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में है, तो इसका नाम याद रखना आप। जो है ना, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, जिसका ऑफिशियल नेम है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, तो ये हावड़ा वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इस एक का नाम आप याद रखना, बाकी मैं देखूंगा। हैंगिंग गार्डन कहाँ पे? हैंगिंग गार्डन है मेरे दोस्तों मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। जलियांवाला बाग कहाँ पे है? जलियांवाला बाग मेरे दोस्तों अमृतसर पंजाब में, ये भी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? गैंगटॉक सिक्किम में है। लॉ गार्डन कहाँ पे मेरे दोस्तों? ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये अहमदाबाद गुजरात में है। निशाद बाग कहाँ पे है? हमारी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। बस छोड़ो बाकी इनको। अच्छा, अब हैं अवार्ड्स और फील्ड्स, ठीक है। देखिए अवार्ड्स के बारे में मेरे दोस्तों, जो नोबेल प्राइज का अवार्ड है इसको किस फील्ड में दिया जाता है? अगर किसी ने कोई अचीवमेंट हासिल की होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन या लिटरेचर में, ठीक है, उसमें मिलता है नोबेल प्राइज। मैग्सेसे अवार्ड जो है ये कहाँ पे मिलता है, किस फील्ड में दिया जाता है? अगर कोई आउटस्टैंडिंग, अगर कोई जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिखाएगा पब्लिक सर्विस में, ठीक है, या अगर किसी ने अच्छी कम्युनिटी लीडरशिप मेंटेन की होगी, ठीक है, कोई अच्छा लीडर होगा उसको भी मैग्सेसे अवार्ड मिल सकता है। कोई अच्छा जर्नलिस्ट होगा, जर्नलिज्म में किसी ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया तो उसको भी क्या मिल सकता है? मैग्सेसे अवार्ड। लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट्स या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी ने इसमें कंट्रीब्यूट किया तो उसको भी क्या मिल सकता है? मैग्सेसे अवार्ड।
ऑस्कार अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री में ही सिर्फ मिलती है, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री। भारत रत्न जो है ये आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस, बट द गवर्नमेंट एक्सपेंड द क्राइटेरिया टू इंक्लूड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडिवर। लेकिन पहले दिया जाता था आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज में ही, इन्हीं फील्ड्स में दिया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने आप कहा अगर किसी भी फील्ड में कोई कंट्रीब्यूट करता है, कोई ह्यूमन बीइंग कंट्रीब्यूट करता है, कोई एफर्ट्स लगाता है अपने, तो उसको मिल सकता है भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, इसको 1954 से स्टार्ट किया गया। तो पहला रेसिपिएंट जो इसका था वो कौन था, वो था सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन इसके पहले रेसिपिएंट्स थे। पद्म अवार्ड की अगर हम बात करेंगे तो पद्मा विभूषण जो है ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, ठीक है। यानी कि भारत, देख लीजिए, पद्मा विभूषण इज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, सेकंड ओनली टू द भारत रत्न। यानी कि भारत रत्न के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है ना, जो हाईएस्ट मतलब अवार्ड आता है, तो वो होता है पद्मा विभूषण, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो सिविल मतलब फील्ड्स में दिया जाता है। एक होता है मिलिट्री अवार्ड्स, वो अलग होते हैं, ठीक है। इसको 1954 से ही स्टार्ट किया गया। पद्मा विभूषण जो है ये थर्ड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्मश्री जो है ये फोर्थ हाईएस्ट क्या है, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, याद रखना, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड जो गैलेंट्री अवार्ड मिलता है वो यहाँ पे परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र के बाद महावीर, महावीर के बाद अशोक चक्र, अशोक चक्र के बाद वीर चक्र, वीर चक्र के बाद शौर्य चक्र मिलता है। तो इंडिया का जो हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी है वो परमवीर चक्र है। महावीर चक्र जो है इट इज सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, और अशोक चक्र जो है इट इज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। देख लीजिए ये वार टाइम्स में भी दिए जाते हैं, ठीक है, ये वार टाइम्स में दिए जाते हैं। जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र है ना, जब जंग होगी तो वहां पे देखा जाता है सबसे ज्यादा जो है कौन मतलब अच्छा ब्रेवरी दिखाएगा उसको मिलता है परमवीर चक्र या महावीर चक्र। बाकी पीस टाइम में अगर कोई बहादुरी दिखाएगा तो उसको अशोक चक्र दिया जाता है। थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन है, वीर चक्र, और फॉर ब्रेवरी एंड गैलेंट उसको शौर्य चक्र दिया जाता है। बुकर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर में ही सिर्फ दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, व्यास समन लिटरेचर में दिया जाता है। मूर्ति देवी अवार्ड लिटरेचर में, ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर में, सरस्वती सम्मान लिटरेचर में दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड जो है मेरे दोस्तों ये कौन देता है, अर्जुन अवार्ड आर गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ये अवार्ड देता है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स, ठीक है, ये अर्जुन अवार्ड वही देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सपोर्ट्स, जो अचीवमेंट दिखाएगा, जबरदस्त अचीवमेंट अगर किसी को होगी सपोर्ट्स में तो उसको दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। जो बिहारी पुरस्कार है, बिहारी पुरस्कार लिटरेचर में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा में दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड किस में दिया जाता है, कोचेस जो होते हैं, सपोर्ट्स टीचर्स जो होते हैं, तो उनको ही दिया जाता है कौन, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, किसी भी सपोर्ट्स फील्ड में, ठीक है। तो ध्यानचंद अवार्ड किस में दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अगर किसी को होगी लाइफ टाइम अचीवमेंट तो उस किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी गेम में, तो उसको ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसको पहले क्या कहा जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है मेरे तो दैट इज आल्सो नोन एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसको रिनेम किया गया एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है मेरे दोस्तों, ये अवार्ड जो है राजीव गांधी खेल रत्न इज हाईएस्ट ऑनर बेस्टवर्ड टू ए सपोर्ट्स पर्सन फॉर हिज अचीवमेंट इन इंडिया। भारत में अगर कोई सबसे जबरदस्त अचीवमेंट अगर कोई सपोर्ट्स पर्सन दिखाएगा तो उसको जो मतलब अगर कोई सबसे अच्छी अचीवमेंट दिखाएगा सपोर्ट्स फील्ड में तो उसको एक अवार्ड दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मेरे दोस्तों। लेकिन प्रेजेंटली उसको क्या कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये किसी भी सपोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, ये उसको हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है, ठीक है, हाईएस्ट ऑनरेरी अवार्ड है उसके लिए, ठीक है। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कौन था, वो था विश्वनाथ आनंद, ठीक है। नेक्स्ट, आगा खान अवार्ड कौन किस में दिया जाता है, आर्किटेक्चर में। प्रिटिसगर प्राइज आर्किटेक्चर में, कलिंगा प्राइज साइंस में, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किस में दिया जाता है, साइंस और टेक्नोलॉजी में, एबल प्राइज मैथमेटिक्स में, ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक में, ग्रीन स्टार अवार्ड किस में दिया जाता है, जो
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाएगा टू रेस्पॉन्ड एनवायरमेंटल डिजास्टर्स अराउंड वर्ल्ड। मान लीजिए कोई क्या था है कि मतलब क्लाइमेट हम ठीक करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए, वो अपने एफर्ट्स लगाएगा तो उसको ग्रीन स्टार अवार्ड्स दिया जाता है। इंटरनेशनल गांधी प्राइज जो है वो किस चीज़ में दिया जाता है? सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन में। सोशल रिवोल्यूशन, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, कोई भी किस्म की रिवोल्यूशन होगी तो उसको क्या दिया जाता है? इंटरनेशनल गांधी प्राइज को दिया जाता है। लेकिन जो रेवोल्यूशन जो होगी वो नॉन वायलेंस की मतलब नॉन वायलेंस के बेसिस पे होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड किस में दिया जाता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट एंड एकेडमिक्स में। पुलिट्जर प्राइज अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर में भी दिया जाता है। म्यूजिकल कंपोजिशन जो यूएसए में किया जाता है उसमें भी, वहाँ पे भी उस चीज़ में भी उनको पुलिट्जर प्राइज मिलता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज इंग्लिश में लिखो या इंडियन लैंग्वेज में लिखो उसको साहित्य अकेडमी के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। मंथन अवार्ड ई कंटेंट एंड क्रिएटिविटी के लिए। फीफी अवार्ड छोड़ दीजिए। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड म्यूजिक, ड्रामा और डांस में दिया जाता है। ठीक है। बुकर प्राइज किसे लिए दिया जाता है? ओरिजिनल नावल इन इंग्लिश लैंग्वेज। वया समन हिंदी लिटरेचर के लिए। यूनेस्को पीस प्राइज कंट्रीब्यूशन फॉर इंटरनेशनल पीस। वर्ल्ड फूड प्राइज एग्रीकल्चर एंड फूड डेवलपमेंट में दिया जाता है। स्टिरलिंग प्राइज आर्किटेक्चर में। टेंसिन अवार्ड म्यूजिक में दिया जाता है। ठीक है। मैरलिन अवार्ड मैजिक में दिया जाता है। बेफ्टा अवार्ड टेलीविजन, फिल्म्स, वीडियो गेम्स एंड एनिमेशन में दिया जाता है। ये काफ़ी है इसके लिए। अच्छा, जूलियट क्यूरी अवार्ड जो है वो पीस में दिया जाता है। कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान किस में दिया जाता है? क्लासिकल डांस एंड डांस में। तो हो गया ये। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। अगर आपसे कोई पूछेगा ये बताइए रोटीला पंडुगा, ब्रह्मोत्सवा, उगाड़ी, तेलुगु न्यू ईयर, इसको छोड़ दिए, इतना तो हमें पढ़ना नहीं है। जो ये है ना उगाड़ी, उगाड़ी या जिसको हम तेलुगु न्यू ईयर बोलते हैं, ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। और याद रखना रोटीला पंदोगा जो है ये भी आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। ये दो याद रखना। ठीक है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं आंसर करूंगा। सोलुंग फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल कहाँ का है? शाबाश, अरुणाचल प्रदेश का है। लोसर फेस्टिवल आप याद रखना मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये कहाँ के फेस्टिवल हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल हैं। आसाम फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे तो बोगा, बोगा इसलिए है ये, असल में है ये बोगा बिहू। ठीक है, बोहाग बिहू या बोगा बिहू एक ही बात है। तो आसाम का कौन है? शाबाश, बोहाग बिहू या बोगा बिहू, ये कहाँ का फेस्टिवल है? आसाम का फेस्टिवल है। मजोली फेस्टिवल कहाँ का है? आसाम का फेस्टिवल है। अच्छा, बिहार का अगर हम देखेंगे तो बिहुला कहाँ का फेस्टिवल है? बिहार का फेस्टिवल है। ठीक है। और क्या है? शाबाश। गुजरात का कौन सा फेस्टिवल है? शाबाश, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है। कच्छ महोत्सव कहाँ का फेस्टिवल है? गुजरात का। गोवा का कौन कौन सा फेस्टिवल है देख लीजिए। इसमें मांडू फेस्टिवल आप याद रखना है और घुमौट फेस्टिवल। मध्य प्रदेश का कौन सा फेस्टिवल है? खजुराहो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मालवा उत्सव इंपॉर्टेंट है। टेंसन म्यूजिक फेस्टिवल, ये तीनों के तीन इसमें इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का अगर हम देखेंगे तो बैसाखी फेस्टिवल होता है और सुराजकोट क्राफ्ट मेला, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सुराजकोट क्राफ्ट मेला मैंने आपको शायद जियोग्राफी में भी पढ़ाया था। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है ना दोसमुची फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है। दोसमुची फेस्टिवल जो है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ पे है तो ये JNK में नहीं है, ये लद्दाख में है। इसको आप यहाँ पे करेक्शन करना। तो दोसमुची फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का फेस्टिवल है। ये है गमेश नहीं है, ये हमेश फेस्टिवल है। हमेश फेस्टिवल भी कहाँ का है? लद्दाख का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टुलिप फेस्टिवल कहाँ का है? ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर का है। झारखंड, झारखंड का छोड़ दीजिए आप, झारखंड को ऐसे ही रहने दीजिए। कर्नाटका में आप याद रखना जो पत्ता दक्कल डांस फेस्टिवल है। ठीक है, पत्ता दक्कल डांस फेस्टिवल ये कर्नाटका का है। केरला की अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ओनम फेस्टिवल है। ठीक है, ओनम फेस्टिवल। और कौन सा है? शाबाश, बस यही ओनम फेस्टिवल केरला का है। उड़ीसा का कौन सा फेस्टिवल है? कोणार्क फेस्टिवल। एंड इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें है उड़ीसा का। ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो कालिदास फेस्टिवल और चिकू उत्सव इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मणिपुर को छोड़ दीजिए आप ऐसे ही। सिक्किम, सिक्किम में सागा दावा आप याद रखना, बस यही एक इस पे इंपॉर्टेंट है। मेघालय का आप याद रखोगे, मेघालय का आप याद रखोगे नागरिकम डांस फेस्टिवल। ठीक है। मिजोरम छोड़ दीजिए।
नागालैंड इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है और महोत्सव फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का। तेलंगाना का कौन है, उगाड़ी, तेलंगाना में भी मनाया जाता है उगाड़ी फेस्टिवल, ठीक है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोंगल, ठीक। यूपी में कुंभ मेला, कुंभ मेला, रामलीला, कुंभ मेला, रामलीला और कनस का मेला, ठीक है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है यूपी के। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दुर्गा पूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और बार बार पूछा जाता है, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। पोष मेला भी कहाँ का है, शाबाश, पोष मेला भी वेस्ट बंगाल का ही है। पंजाब का बैसाखी और लोहड़ी, लोहड़ी और लोहरी या लोहड़ी पड़ी है, लोहड़ी लोहड़ी एक ही बात है, पंजाब का है, ठीक है। राजस्थान का कौन है, कोलियत फेयर, ठीक है, कोलियत फेस्टिवल पड़ी है, कोलायत फेयर पड़ी है, एक ही बात है। ये कहाँ का है, शाबाश, ये राजस्थान का है। बूंदी उत्सव भी कहाँ का है, राजस्थान का। चलिए अब इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो संतूर के साथ यानी कि जो सबसे ज्यादा अच्छा संतूर बजाता था वो था पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ठीक है। फ्लूट के साथ कौन से पर्सन एसोसिएट है, हरीश चंद्र चौरासिया और पन्नालाल घोष, टी आर मलिंगम, इसमें ये वाले दो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बीच का अगर छोड़ोगे भी याद चलेगा। तबला में जाकिर हुसैन का नाम आपको नहीं बोलना है, अल्लाह रखा, ठीक है। इसका नाम भी नहीं बोलना, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी का अगर नहीं भी याद रखोगे चलेगा, ठीक है। अच्छा, सरोद की अगर हम बात करेंगे, सरोद वैसे आपको अगर ये इसको आप स्किप भी करोगे ना चलेगा, लेकिन अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, इन तीनों का नाम आप याद रखना, ठीक है। शहनाई की अगर हम बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह खान इंपॉर्टेंट है, बिस्मिल्लाह खान, कृष्णा राम चौधरी और अली अहमद हुसैन, ये सभी के सभी इसमें शहनाई में इंपॉर्टेंट हैं। सितार की अगर हम बात करेंगे तो पंडित रविशंकर और कौन है, शाबाश, बस इसमें पंडित रविशंकर ही इंपॉर्टेंट हैं सितार में, ठीक है। सरंगी की अगर हम बात करेंगे तो शकूर खान, पंडित नारायण और कौन है, शाबाश, उस्ताद बिंदा खान, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस्ताद बिंदा खान और शकूर खान, ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। वायलिन की अगर हम बात करेंगे तो एन आर मुरलीधरन, ठीक है, एन आर मुरलीधरन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एम चंद्रास्खरन, इसको छोड़ दीजिए लेकिन ये याद रखना। वीणा, वीणा में कौन है, सुंदरम बालाचंद्रर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट है। रुद्रा वीणा, असद अली खान और बहुद्दीन दगर, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। गिटार का कौन है, ब्रज भूषण कबरा, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए। फ्लूट का कौन है, हरीश प्रसाद चौरासिया और पन्नालाल घोष और टी आर मलिंगम, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, इंडियन मार्शल आर्ट्स को बिल्कुल इसको छोड़ना है। तो फोक डांस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम ये टॉपिक जो है ये हम स्किप वाइंड अप करेंगे ये लेक्चर। तो देख लीजिए फोक डांसेस, सबसे पहले आप देख लीजिए जो क्लासिकल डांसेस हैं, इसमें हमें देखना है जो संगीत नाटक एकेडमी है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उन्होंने 8 डांसेस को क्लासिकल डांसेस का स्टेटस दिया गया है, क्लासिकल डांसेस, ठीक है। क्लासिकल डांसेस का मतलब है यानी कि वो डांसेस जिनको स्किल्स चाहिए करने के लिए, जो आपको सीखने पड़ते हैं, ठीक है। जो ऐसे मतलब नहीं, मतलब आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो लेकिन प्रोफेशनली तरीके से, अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मतलब सीखने की ज़रूरत होती है। बाकी डांस आप आराम से कर सकते हो, जो आप फोक डांसेस है ना वो किसी भी फेस्टिवल, वेडिंग वगैरह पे आप कर सकते हो। फोक डांस, अब चलिए देखते हैं पहले हम क्लासिकल डांस में कौन कौन सा आता है। क्लासिकल डांस में मेरे दोस्तों आता है, वीडियो चल रही है ना, हाँ, क्लासिकल डांस में आता है भारतनाट्यम, कहाँ पे ये किया जाता है, तमिलनाडु में। कथकली केरला में किया जाता है, मोहिनीअट्टम केरला में किया जाता है, ओडिसी उड़ीसा में किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है, मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है, कथक नॉर्थ इंडिया में किया जाता है स्पेशली इन यूपी, ठीक है। सत्रिया आसाम में किया जाता है। तो भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया जो है ये कहाँ के डांसेस हैं, ये हमारे क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट जो फोक डांसेस हैं वो कौन कौन सा है मेरे दोस्तों, कोलातम, ठीक है, कोलातम याद रखना, और आप याद रखना बस कोलातम इसमें याद रखना, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आसाम में आप कौन कौन सा डांस याद रखोगे, बिहू, बिछुआ, और याद रखोगे आप मेरे दोस्तों
नागा डांस, ठीक है, खेल गोपाल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ स्टेट्स है जिसमें आपको 5-6 याद रखने हैं, वैसे हर एक स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट्स हैं 5-6 याद रखने हैं। जैसे बिहू आपने सुना होगा, नागा खेल गोपाल भी आपने सुना होगा, बिछोवा भी सुना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट डांस हैं आसाम के। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश की, तो इसमें आप याद रखना आजिलामू और अजिलमू और चालू, ठीक है, यही दो इसमें याद रखना। वैसे अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जटा जटिन आप याद रखना, बक्को बक्खिन याद रखना, ठीक है, बस यही दो इसमें याद रखना। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप याद रखना छत्तीसगढ़ अगर है कोई और, नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ में आप कोई भी याद नहीं रखना। गोवा में आप याद रखोगे खोल, ठीक है, खोल एक याद रखना इसमें, और शिगमो। गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो गरबा, दंडियारस, भवाई, ठीक है, भवाई, ठीक है, और बस यही तीन, 1 2 3, दंडियारस, गरबा और भवाई। हरियाणा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप झूमर भी याद रखोगे, फग भी याद रखोगे, डप भी याद रखोगे, दमुआ दमाल भी याद रखोगे, और बस ये 4 इसमें आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो जोरा जाली चपेली, जोरा जाली चपेली, ये एक राइम बनती है, जोरा जाली चपेली, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये नटी भी हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 आप याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर में आप रफ और हिकट याद रखना, ठीक है, और कुड याद रखना, और धुमाल याद रखना, ठीक है। वैसे आपने जेंड के ये पढ़े होंगे डांसेस, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। कर्नाटक में आप याद रखना क्या है ये, यक्षगना, ठीक है, और हुटारी, असल में इसमें हुटारी है, हुटारी याद रखना, यक्षगना साथ में याद रखना। केरला का क्या है, केरला का है तपाती कली और काइकोतकली, ठीक है, और ओटम थोला, तीनों के तीन इंपॉर्टेंट है इसमें। महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो लवानी, लवानी अलग है, लवाई अलग है, ठीक है, लवानी, नकाटा, और क्या है शबाश, गफ्फा, गफ्फा 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 और लेजिम, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप याद रखोगे, छोड़ो इसको। मणिपुर की अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर में क्या है, छोड़ो इसको भी। मेघालय की बात करेंगे तो वो इसमें भी नहीं है, इसमें आप ये याद रख सकते हो, नॉग नोंग क्रिम, ठीक है, नोंग क्रिम और लाहू। मिजोरम में चिराव डांस इंपॉर्टेंट है, और बस यही एक डांस में मिजोरम में, इसमें ढूंढना पड़ता है ना, इसलिए मुझे ये ऐसे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। चलिए, अब कोई बात नहीं, ज़रूरत भी हमें है वेट करने की। नागालैंड की अगर हम बात करेंगे तो चोंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उड़ीसा की बात करोगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट, घुमारा है ना, घुमारा इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और छाओ भी इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। सावन है, सावन, सावन, सॉरी सावन ही सवारी इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है, ये तीन। वेस्ट बंगाल में कौन सा है, कत्थी इंपॉर्टेंट है, ढल्ली इंपॉर्टेंट है, जटरा इंपॉर्टेंट है, और बाउल इंपॉर्टेंट है, और कौन है शबाश, इसमें आप फंस गए, कीर्तन भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ये और ये कीर्तन इंपॉर्टेंट है। पंजाब में कौन सा है, भांगड़ा, गिद्दा, डफ, ठीक है, झूमर, ये पंजाब के हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो घूमर है, चक्री, बस इतना ही है। हाँ, कलबेलिया, ये इंपॉर्टेंट है, कलबेलिया, कलबेलिया राजस्थान का है। इसमें सिंगी, छम, छोफात, इसको छोड़ दीजिए आप। तमिलनाडु में कुम्मी, कोलातम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा में बिज्जू डांस, चिराव, दाइलो, गारिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और झुम डांस, इसमें आपको याद रखना है त्रिपुरा में ये 3-4। यूपी में कौन सा है, नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जटिया, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड में आप याद रखना गरवाली और कुमायूनी, कजारिया, जोरा, रासलीला, चपेली, ये इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड जो है इसमें कुछ डांसेस कॉमन है। जैसे आपने चपेली देखा होगा, अभी ऊपर भी आपने देखा होगा, रासलीला भी आपने देखा होगा, जोरा भी आपने देखा होगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। लक्षद्वीप का क्या है, लावा, लावा आप याद रखना बस, ठीक है। अब देख लीजिए, मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा, आपको याद रखना है फाग, कलबेलिया, फिर से इनको फिर आप रिवाइज करना, ठीक है। फाग, कलबेलिया, डफा,
गरबा, लवाई, लवाई, ठीक है, लवानी, जोरा, जाली, चपेली, बिहू, रासलीला, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मतलब पूछे जाते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं, ये वाले अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको लास्ट पे फिर से मैंने बताया। चलिए अब इसको भी खत्म करते हैं, इस वाले टॉपिक को। लिस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल, इसमें ऊपर हैं एक ये नीम वगैरह, ये मेडिसिनल प्लांट्स, ये हमें याद नहीं रखने हैं। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस का सबसे पहले जो सेक्रेटरी जनरल था यूनाइटेड नेशंस का, वो था त्रिग्वेलाई, जो नॉर्वे का था, याद रखना। 1946 से ये बना था, 1952 तक इसने सर्व किया, ठीक है। ही वॉज फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, कौन? त्रिग्वेलाई। सेकंड कौन था, याद रखना, सेकंड है डैग हेमेरकस, डैग हेमेरकस कजोल्ड, ठीक है, कुछ भी पढ़िए, स्वीडन का था, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रेजेंटली कौन है। प्रेजेंटली है मेरे दोस्तों पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। इससे पहले कौन थे? बैन की मोन, जो साउथ कोरिया के थे। बस ये दो भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एंटोनियो गुटेरेस जो है ना मेरे दोस्तों, वो प्राइम मिनिस्टर था किसका? पुर्तगाल का पहले, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंट, हाँ, जो सेक्रेटरी जनरल होता है ना यूनाइटेड नेशंस का, उसको अपॉइंट कौन करता है? जनरल असेंबली जो होती है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल बनाती है। देख लीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल इसको बनाती है ना, वोट वगैरह करती हैं किसको? सेक्रेटरी जनरल के लिए। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल फिर मतलब किसको एडवाइस करती हैं? जनरल असेंबली को, कि आप इसको अपॉइंट कीजिए, ठीक है। टर्म क्या होती है इसकी? 5 साल। यूनाइटेड नेशंस कब बनी थी? यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 24 अक्टूबर 1945, याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, ठीक है। विच एम्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये चाहती हैं कि हर एक जो है कंट्री जो है उसमें पीस होना चाहिए और वो सिक्योरली अपनी जिंदगी मतलब वो जिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो है ये वर्ल्ड वार सेकंड के बाद बनाया गया था, इसलिए बनाई गई थी कि फ्यूचर में कोई भी, जिस तरीके से फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई वार ना हो, जैसे कोई मुद्दा उठेगा, कोई इशू होगा, तो उसको यूनाइटेड नेशंस खुद ही सॉल्व करेंगे यूनाइटेड नेशंस में, ताकि वार के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है यूनाइटेड नेशंस का? न्यूयॉर्क में। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो यूनाइटेड नेशंस की हैं वो कितनी हैं? वो है 1 2 3 4 5 6, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 हैं। स्पेनिश, एक है स्पेनिश, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश, चाइनीज, अरबिक। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जैसे RACE, ठीक है, दैट इज रशियन, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश। अल्लाह अकबर। फिर है यहाँ पे आप याद रखना F और S, दैट इज फ्रेंच और स्पेनिश। रेस FS, यहाँ SF रेस एक ही बात है। तो आई थिंक आज हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।